it. बढ़िया, थैंक यू। स्मिता, हम कब शुरू करेंगे? स्मिता, ओके। Sorry, I got disconnect. Okay. थोड़ी देर वेट कर सकते हैं क्या हम अभी 2-3 मिनट के लिए? मैंने सभी को कॉल कर दिए हैं तो हो सकता है ज्वाइन कर। So we are live now and maybe all others have connected. So everybody, very good evening to all of you. आज का जो सेशन है हमारा तो वो है डिसम लीडरशिप स्कूल के बेस पर और उनकी टीम की ओर से हमारे यहाँ पे है बीरेन सर और पंकज सर एंड आनंद सर और श्री सर। मैं सभी का दिल से स्वागत करती हूँ इस सेशन में और बीरेन सर की ओर से उनको ओवरव्यू करती हूँ। ओवर टू यू सर। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि धन्यवाद दूँ एकलव्य का और हमारे बहुत अच्छे दोस्त पंकज महाले का। और पंकज, इफ यू वुड लाइक टू वेलकम सभी को और फिर हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। सभी को मोस्टली मराठी में ही होंगे, मराठी, ओके। तो बहुत दिनों के बाद मैं भी मराठी में इस तरह से बोलूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सगळ्यांना सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आणि खरंच आभार मानतोय पहिल्या अर्थाने की जर तुम्ही तुमचा वेळात वेळ काढून ही जी एक वेगळी चळवळ आहे सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात खळवळ माजवण्यासाठी, खऱ्या अर्थाने खळवळ माजवण्यासाठी मला असं वाटतं की त्याचं पाऊल मागच्या वर्षापासून दिसूम टीमने घेतलेलं आहे आणि आता हे त्यांचं दुसरं वर्ष आहे, जे की मी म्हणेन त्याला दुसरं आमचं पाऊल आहे। त्या पावलामध्ये तुम्ही सहभागी व्हावे या उद्देशाने हे आजचा आपण हा छोटासा प्रोग्राम ठेवला आहे। तर त्यामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी दिसून काय आहे, आतापर्यंतचा कसा प्रवास झालाय आणि पुढे कशा पद्धतीनं हे सगळं असणार आहे, एकंदरीतच दिसून काय विचार आहे आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं भाग घेऊ शकता, या सगळ्याबद्दलचा हा या सेशन मध्ये आपण उलाढाल करणार आहोत। आणि मला असं वाटतं की जे काही तुमचे प्रश्न आहे या निमित्तानं ते पण तुम्ही निसंकोचपणे मांडावे, जेणेकरून तुम्हाला अधिकाधिक आमच्याबद्दलची दिसूम बद्दलची क्लॅरिटी येईल, त्यांच्या कामाबद्दलची, विचाराबद्दलची। थँक्यू। थैंक यू पंकज। और फिर से एक बार एकलव्य को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप सबको हमारी पूरी टीम की ओर से, दिसोम की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। तो मेरे साथ मेरे कुछ साथी है, हमारे दिसोम कोर टीम के श्री प्रकाश मायासंड्रा जो पूना से है, वो ज्वाइन किए हैं। और हमारे पहले बैच के 4 फेलोज उन लोग सब ज्वाइन किए हैं। पुणे से ही आनंद साल्वे, अकोला से रोहित जगताप, मेलघाट अमरावती से ललिता बेठेकर और बेलगांव कर्नाटका से फकीर। तो ये चारों भी अपना अपना थोड़ा विस्तार से परिचय भी देंगे और
कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, उनका फ्यूचर के प्लान्स क्या है, और उनके अपने अनुभव भी इस मीटिंग में शेयर करेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में मैं खुद थोड़ा दिसोम के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक जैसे पंकज ने कहा कि एक सामाजिक और राजनीतिक जो चळवळ जो एक होती है, वो है ये, एक प्रयोग है। और क्योंकि हमने कई साल से हम कई लोगों को लग रहा था कि आज की जो तारीख में, और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में अलग-अलग देशों में हम देखते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनैतिक क्षेत्र में हो, जो भी व्यवस्था बनी हुई है और जो आज की तारीख में जो व्यवस्था है, वो हम सबको महसूस होता है, और कहीं न कहीं हम सब को एक्सेप्ट भी करना होगा कि ये जो सिस्टम जो बने हैं, ये हमें फ़ेल कर चुके हैं। और अगर यही चलता रहा, तो फिर आगे तो और भी हमको दिख रहा है, हम वो एक विनाश के रास्ते पर ही जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वैकल्पिक नेतृत्व का निर्माण किया जाए, और ख़ास करके राजनैतिक क्षेत्र में, क्योंकि अंत में तो वहीं पर सारे डिसीज़न्स लिए जाते हैं, और वहीं से जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो बहुत व्यापक उसके प्रभाव होते हैं। अच्छे या बुरे, उसके बहुत वाइड स्प्रेड उसके इम्पैक्ट होते हैं। तो हमने सोचा वहाँ पर इंटरवीन करने की ज़रूरत है, और एक एक अलग तरह का नेतृत्व, एक डिफरेंट टाइप, एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप की ज़रूरत है। तो हमने सोचा किस तरह के लीडर होने चाहिए समाज में, देश में, दुनिया में, आने वाले दिनों में। तो हमने कई दुनिया भर के कई पद्धतियों को समझने की कोशिश की। जापान में एक संस्था है मात्सुशिता इंस्टीट्यूट, उससे काफ़ी प्रेरित हुए, और हमारे देश की जो कुछ सदियों की एक परंपरा है, जिसमें इस पे फ़ोकस किया जाता है कि अगर हमको समाज में कुछ भी परिवर्तन लाना है, तो पहले स्वयं से ही परिवर्तन लाना ज़रूरी है। आत्म बदलाव से ही सामाजिक बदलाव संभव है। खुद के परिवर्तन से ही बाहर का परिवर्तन संभव है। तो ये कैसे होगा खुद का परिवर्तन? तो हमने सोचा ऐसे लीडर तैयार करें जिसको एक प्रैक्टिस हो सुनने की, क्योंकि हमको तो किसी ने सुनना सिखाया ही नहीं है। बचपन से ही बोलने पे ही फोकस किया जाता है। हाँ, चाहे हम पैदा होते हैं तभी हम रोते हैं तो लोग जश्न मनाते हैं। फिर बच्चा जब पहला शब्द बोलता है तो माँ-बाप खुश होते हैं। मुझे याद है पंकज का बेटा जब पैदा हुआ पहला शब्द बोला होगा तो उन लोग ने डेट भी रिकॉर्ड किया होगा कि इस दिन पे हमारा बच्चा पहला शब्द बोला। और फिर जब स्कूल में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी फ़ोकस हमेशा बोलने पे ही होता है। किसी ने हमको सुनना सिखाया नहीं है। और सुनना सिर्फ दूसरों को नहीं, सुनना प्रकृति को भी सुनना, जो बहुत कम लोग सुनते हैं कि नेचर क्या बोलता है, प्रकृति हमसे क्या बात करती है। और उससे भी ज़्यादा खुद को सुनना, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। और ये तभी मुमकिन है जब हम शांत और स्थिर होते हैं, तभी हम अंदर की आवाज़ को सुन सकते हैं। बुद्ध से लेकर उसके पहले से लेकर बुद्ध ने, कबीर ने, गांधी ने, कई लोगों ने इस पे बात की है। गांधी जी ने तो ये बात भी कही कि दुनिया में एक ही तानाशाही के सामने मैं सर झुकाने को तैयार हूँ, और वो तानाशाही है मेरे भीतर की शांत, स्थिर एक छोटी-सी आवाज़। सिर्फ मैं उसी की बात सुनने के लिए तैयार हूँ, उसी का गुलामी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जब हम अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, तो कोई कोई हमसे बात करता है, चाहे उसको आप भगवान बोलिए, चाहे कोई दूसरी शक्ति बोलिए, हमारा ज़मीर बोलिए, आप उसको कोई भी नाम से बोलिए। और जब हम उसके मार्गदर्शन पे, उसकी प्रेरणा पे हम चलने का हौसला रखते हैं, तब आप नोटिस करोगे, बड़े अद्भुत कार्य होते हैं हमारे से। जो हमको लगता है असाधारण है, लेकिन वो काम हमारे हाथ से हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी शक्ति हमारे से काम करवाती है। और आपने नोटिस किया होगा, मैंने तो ये अनुभव किया है मेरे पर्सनल लाइफ में, जब भी मैंने
उस अंदर की आवाज को कुचल दिया है या नजरअंदाज किया है, नकार दिया है, उसके बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ है। जब कभी मैं कुछ गलत करने जाता हूँ या गलत बोलने जाता हूँ, अंदर से एक आवाज आती है, बिरेन मत बोल, मत कर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम सब करते हैं, हमको अर्जेंसी होती है, कुछ एकदम इमरजेंसी काम होता है, तो हम लोग उस आवाज को हटा देते, उसको दबा देते और फिर हम वो काम कर देते और उसके बाद हमें पछतावा होता है। तो हम ऐसे लीडर तैयार करना चाहते हैं जो हमेशा वो अंदर की आवाज सुनने के, वो प्रैक्टिस उनकी हो और वो सुने और जो उस आवाज पे चलने का हौसला रखे। वो बहुत हिम्मत वाला काम है कि वो आसान काम नहीं है उस रास्ते पे चलना, क्योंकि बहुत संकीर्ण रास्ता है और आसपास सारा दलदल है और दलदल में सब मगरमच्छ घूम रहे हैं, तो उस पे चलना बहुत मुश्किल है। तो क्या ऐसे लीडर्स हम तैयार कर सकते हैं जो हमेशा ट्यून्ड हो। जैसे हम कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उसको ट्यूनिंग करते हैं ना, चाहे वो सितार हो या वीणा हो या गिटार हो, उसको ट्यूनिंग करते हैं। जब सही ट्यूनिंग होगा तो सही संगीत निकलता है उससे। तो जब हम अंदर से सही ट्यून्ड होते हैं तो फिर वो डिसीजन जो भी होगा वो हमेशा सही होगा। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि कौन सही है, क्या इंपॉर्टेंट होगा कि क्या सही है, व्हाट इज द राइट थिंग, नॉट हु इज राइट। क्योंकि हु इज राइट में तो कौन सही है में तो एक जीतेगा दूसरा हारेगा, मैं जीतूंगा तो अगला आदमी हारेगा। लेकिन क्या सही है पे हम जब दोनों फोकस करेंगे तो हम बात को आगे लेके जाएंगे, उसका सोल्यूशन, उसका एक समाधान निकालेंगे। तो एक तो हम ऐसे लीडर्स तैयार करना चाह रहे हैं, निर्माण, ऐसे लीडर्स का निर्माण जो हमेशा अपने आप अंदर से ट्यून्ड हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की क्षमता रखते हो, इच्छा शक्ति रखते हो और उस रास्ते पे चलने का एक हौसला रखते हो, हिम्मत रखते हो। दूसरा, जो हमेशा एक सेवा भावना से समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। आजकल हम देखते हैं जो भी हमारे लीडर्स होते हैं, और मैं कोई व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई पार्टी विशेष बात कर रहा हूँ, ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विशेष बात कर रहा हूँ, चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट के हो या एक्सट्रीम राइट के हो या कोई भी पार्टी के हो, किसी भी राज्य में हो या देश में हो या दुनिया के किसी देश में हो। आज के जो हमारे मोटा मोटी प्राय जितने भी मेजॉरिटी जो लीडर्स होते हैं वो खुद की सेवा में लगे हुए होते हैं। क्या हम जो अंतिम व्यक्ति जो है, क्या उसके बारे में हम सोच सकते हैं और पूरी तरह से एक समर्पण भावना से हम समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसे लीडर्स तैयार, सर्वेंट लीडरशिप जिसको बोलते हैं, हमारा काम ही है सर्वेंट। एक सर्वेंट मतलब अंग्रेजी का जो शब्द है वो हमारे देश की जो भाषा है ना उसको ट्रांसलेट नहीं अच्छी तरह से हो सकता है। हमारे देश की भाषाओं में उसका जो शब्द है वो सेवा है और सेवा बहुत बड़ा शब्द है। और तीसरा जो हम गुण हमारे लीडर्स में तैयार करना चाह रहे हैं, जो फ्यूचर के, जो भावी राजनीतिक जो हमारे नेतृत्व जो प्रदान करेंगे, ऐसे लीडर्स के हम लोग कई सालों से हम ऐसे माहिर हो गए, ऐसे एक्सपर्ट हो गए कि लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करने में हम बहुत अच्छे हैं। हम बहाना ढूंढते हैं कि कैसे हम लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करें, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, लिंग के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो और आजकल राष्ट्रवाद के नाम पे हो, कुछ भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पे हो। एक ही घर में दो भाई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते होंगे तो एक दूसरे से बात नहीं करते, ऐसा भी होता है। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया हूं और मुझे मालूम है दूसरे स्टेट्स में होता है, महाराष्ट्र में होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दूसरे स्टेट्स में तो ये जरूर होता है। तो हम दीवारें खड़ी करते रहते हैं। तो क्या हम ऐसे लीडर्स की एक कल्पना कर सकते हैं जो ये दीवार को खड़ी ही ना करने दे, वो बल्कि जितनी दीवारें हैं उसको गिरा दे और लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में, देशों के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करे, एक सेतु बनाने का काम करे, लोगों को जोड़ने का काम करे। ऐसे लीडर्स क्या हम तैयार कर सकते हैं। तो हमने ये प्रयोग पिछले साल शुरू किया था। पिछले साल भी एकलव्य के साथ हमने ऐसी एक गोष्ठी रखी थी और पहले बैच में हमारे 19 फेलोज है और उसमें से 4 आज हमारे बीच मौजूद है। ये 15 महीने का फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है
और हम ये चाहते हैं कि देखिए हम आजकल कुछ भी पढ़ाई करते हैं उसमें हम अपना समय देते हैं। इंजीनियरिंग करना है तो 4 साल देते हैं, मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है तो 4.5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं। आर्किटेक्ट बनना है तो 5 साल का कोर्स करते हैं। तो अगर हमको पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो हमको क्यों ऐसा लगता है कि कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है? 15 महीना कुछ भी नहीं है। हमको लगता है कि 15 महीना एक भट्टी में से एकदम तप के निकलना है, तपिश में, उसकी गर्मी में तप के निकलना है, और जब वो तप के निकलेगा तो निखर के आएगा बाहर, और फिर वो जो लीडर बनेगा, जैसे हमारे आज 4 एग्जाम्पल है, हम आपके सामने है, तो उनके लाइफ में काफी उथल पुथल हुआ है, काफी चेंजेस आए हैं, लेकिन उससे जो उन लोग निखर के बाहर निकले, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं उनकी बातें सुनकर। तो ये हमारा ये प्रस्ताव है, और जैसे पंकज ने कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में भी विदर्भ से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से और ऐसे दूर दराज इलाकों से और समाज के ऐसे ऐसे तबकों से लोग अप्लाई करें, क्योंकि वहां तक वो जो आवाजें हैं वो सुनाई देनी चाहिए। वो पॉलिटिक्स में, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, हमारे जिला परिषद में, हमारे संसद में, ये आवाज, हमारी मीडिया में ये आवाजें आनी चाहिए, ये आवाजें का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अन्यथा हमारे देश में एक ऐसा लगता है कि कोई दीमक चाट गया हो। मुझे दीमक वर्ड मैंने यूज किया, मुझे एक दोहा याद आया, एक मॉडर्न डे दोहा है, निदा फाजली शायर थे, उनका दोहा है कि लेकर नक्शा हाथ में बच्चा है हैरान, लेकर नक्शा हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गया उसका हिंदुस्तान। तो ये हालत है हमारे देश की, और ये बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये एक इंट्रोडक्शन मैंने सोचा ये देना इम्पोर्टेंट था। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो 4 फेलोज है वो कुछ बात करें, फिर हमारे दूसरे कलीग है श्री, जो हमारे जो दूसरा बैच का जो हम लोग एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है उसके थोड़े डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मैं पंकज को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसने भी कुछ समय बिताया है हमारे प्रोग्राम में, हमारे फेलोज, सारे फेलोज के साथ उन्होंने भी इंटरेक्ट किया है, तो उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपना जो अनुभव रहा है, जो तजुर्बा रहा है, जो उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, वो भी सबके साथ साझा करें। तो पहले मैं पुणे से आनंद साल्वे को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शेयर करे कि कैसा हमारा जो फेलोज का जो बैच है, जो पहला कोहॉर्ट है, उसमें जो विविधताएं है वो क्या है और उससे वो क्या सीखे हैं। लेकिन पहले खुद आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे और फिर इसके बारे में बात करें। आनंद। थैंक यू। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, जो लोग लाइव जुड़े हैं, और बहुत बहुत आभारी कि ये मौका मिला सबसे बात करने के लिए। तो मेरा नाम आनंद है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और पेशे से मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। और मेरा जो काम है वो आर्किटेक्चरल काम था जो सिटीज में होता था, पुणे, मुंबई आणि बँगलोर मध्ये. मी हिंदी मराठी मिक्स करून बोलतो. तर डिसोमची जी डायव्हर्सिटी आहे, जी विविधता आहे, त्याच्याबद्दल मी थोडं थोडं बोलतो. डिसोम मध्ये एक से एक सगळे आपण म्हणतो ना छटे हुए, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोक आणि दिलवाले लोक आहेत. सगळे वेगवेगळ्या राज्यातून आलेत, सगळे वेगवेगळ्या विचारधारांशी जुडलेले आहेत आणि सगळे वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंट मधून सुद्धा येतात. आणि तसंच सगळ्यांचा स्वभाव पण आहे, तो पण असा वेगळा आहे. जसं आपलं तळं असतं ना, तळ्यातलं पाणी, त्याच्यासारखे शांत आणि स्थिर पण आहेत आणि काही काही एकदम रौद्र रूप पण धारण करतात. आणि सगळ्यांना वेगवेगळा इतिहास सगळ्यांनी शिकलेला आहे. तर त्यामुळे काय होतं की एक वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह पण मिळतो. आणि हे साहजिक आहे की म्हणजे या सगळ्या एन्व्हायरमेंट मध्ये काही ना काहीतरी अनबन वगैरे होईलच. काही कोर्ट मेंबर आहेत ते स्टुडंट्स आहेत, काही जॉब केलेत, काहींनी, काही मॅरिड आहेत आणि वेगवेगळ्या प्रोफेशनल बॅकग्राऊंड मधून सुद्धा येतात. लॉयर्स आहेत, मीडिया क्षेत्रातून येतात. ललिताजी आज जो जुडलेले आहेत ते उपसरपंच आहेत त्यांच्या गावच्या. काही सोशल वर्कर्स आहेत जे एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट वरती त्यांनी काम केलेलं आहे.
काही पॉलिटिकल ऍक्टिव्हिस्ट आहेत जे वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टी सोबत सुद्धा जुडलेले आहेत, आणि मग माझ्यासारखे आहेत काही आर्किटेक्ट, आणि एवढंच नाही तर वेगवेगळ्या जेंडर मधून आलेले पण आहेत. तर एक आमचे फ्रेंड आहेत, ते नॉन बायनरी आहेत, आणि त्यांचं असं ड्रीम आहे की एज्युकेशन मध्ये कसं आपण फक्त एक काही रंगांबद्दल बोलतो किंवा काही जेंडर बद्दल बोलतो की फिमेल मेल असं बोलतो, पण त्याच्या व्यतिरिक्त इतक्या साऱ्या आयडेंटिटीज आहेत, इतक्या साऱ्या ओळखी आहेत LGBTQ. तर ह्याचा जो अवेअरनेस आहे तो कसं लहानपणीपासूनच आपण शिकू शकतो आणि त्याने एक इन्क्लुसिव्ह माहोल बनू शकतो. तर असे विचार करणारे, असे ड्रीम करणारे पण या दिसोमध्ये आहेत. आणि असं नाही की आम्ही काय म्हणतात एक कॉमन चीज आहे किंवा आम्हाला एक कॉमन गोष्ट आवडते त्यामुळे आम्ही जुडलोय किंवा आम्ही एक विशिष्ट विचारधाराच्या विरोधात आहोत, असं नाहीये. पण मला असं वाटतं की आम्ही एकत्र आहेत कारण आमचा एक संघर्ष आहे, त्याचा एक अनुभव आहे. आणि हा असा संघर्ष आहे जो की म्हणजे खूपच गहरा, खूप खोल आहे, ज्याच्यामधून शायद बहुतेक आपण सगळे पण कधी ना कधीतरी गेलो असेल. आणि हा असा संघर्ष आहे ज्यामध्ये आपल्याला जे समाज दाखवतो की आपला जेव्हा समाज सांगतो खूप सारे काय म्हणतात अडथळे येतात, खूप सारी काय म्हणतात अनबन हिंसा होते आजूबाजूला आपण पाहतो, पण याच्या वरती उठून एक 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 वेगळाच रस्ता पकडून पकडण्यासाठी सुद्धा एक हिंमत लागते, जसं बिरेन पण बोलत होता ना. तर हे सगळे जे जोडलेत त्यामध्ये ही एक बाजू दिसून येते की एक नवीन रस्ता पकडून एक वेगळ्याच रस्त्याने आम्ही चाललोय. आणि ह्याच्यासाठी खूप ताकदीची पण गरज आहे, म्हणजे ती काय शारीरिक ताकद नाहीये, पण जसं बिरेन पण म्हणत होतं ना, आतमधून एक आवाज येतो आणि त्या आवाजला ऐकून आपण काम करणे, त्या आवाजाला ऐकून आपण पुढे जाणं. आणि तो जो आवाज येतो आपल्याला सांगतो की सही सही क्या है, व्हॉट इज द राईट थिंग टू डू, म्हणजे सही गोष्ट काय आहे करण्यासाठी. आणि कधी कधी माझा पर्सनल पण असा एक्सपिरियन्स आहे की तो जो आवाज आहे ना, ते जे सांगतो तो एकदम पर्सनली कधी कधी आवडत नाही आपल्याला आणि ते एकदम सोपं पण नसतं करण्यासाठी, पण त्याच्यामध्ये एक अशी वेगळीच गोष्ट असते, काहीतरी एक अलग बात होते. आणि हा, आपल्या आजूबाजूला पण आपण कधी कधी पाहतो की लोक आपल्याला म्हणतात की अरे तू पागल हो गया है क्या, तू वेडा झालायस का, मी जे सांगतो ते कर, मैं जो बोल रहा हूं वो करो. मला वाटतं की हा आवाज ऐकून जर आपण पुढे जातो आणि ह्याला जर ते वेडेपणा म्हणतात तर हा, मग सगळे आपण वेडे आहोत. आणि या वेडेपण जे वेडेपण आहेत त्याची आता पुढे आम्हाला सर्च पण आहे, आम्ही सर्च करतोय त्यासाठी एक आता ऍप्लिकेशन फॉर्म पण आलाय. आणि आपल्यामध्ये जितके पण अशी वेडी लोक आहेत ती एक दुसऱ्याला ताकद देतात, एक दुसऱ्याला इन्स्पायर करतात, आणि एक दुसऱ्याला क्वेश्चन पण करतात आणि सपोर्ट सुद्धा करतात. आणि आताची ही जी 10-11 महिन्याची जर्नी आहे त्याच्यामध्ये मी हे शिकलोय की अशी जी विविधता असते, डायव्हर्सिटी असते, त्यामध्ये खूप सारे मतभेद होतात, परत भांडणं होतात, पण ह्यामध्ये एक दुसऱ्याला समजण्याची, एक दुसऱ्याला ऐकण्याची खूप गरज आहे. आणि फक्त ऐकण्याची नाही, पण 100% ऐकण्याची, म्हणजे आपले जे ग्रह आहेत, पूर्वधारणा आहेत, त्यांना साईडला सोडून ऐकणं. आणि ही गोष्ट लक्षात घेणं की आपल्यामध्ये जर काही मतभेद असतील, आपले काही रिझन्स असतील, ते वेगवेगळे असतील, त्यामध्ये आपण एक दुसऱ्याशी बहुतेक सहमत असहमत असू, पण याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला जर काही दुःख झालं असेल किंवा आपण कोणाला दुःख पोहोचवलं असेल किंवा आपल्याला कोणी दुःख पोहोचवलं असेल, तर ते दुःख जे झालेलं आहे, ते इमोशन जे ते 100% ट्रू आहे, 100% सत्य आहे ते. तर ह्याला समजणं, ह्याला जाणून घेणं आणि ह्याला ना नकारणं याची गरज आहे. मी एक शोषित वंचित तबक्यातून येतो आणि जात जी आहे ती माझ्या जीवनामध्ये खूप लेट आली. आणि मला हे जाणवलं की हळूहळू ही जी ओळख आहे ना, ती खूप साऱ्या भिंती, खूप सारे दिवारे आपल्या समोर उभा करते. आणि ही जी ओळख आहे ती कधी कधी आपल्याला त्याची लाज वाटते, आपण लपवतो त्याला. कधी कधी असं वाटतं की दुसऱ्यांसारखं बनण्याचा आपण प्रयत्न करतो. असं वाटतं की आपण कुणापेक्षा तरी खालचे आहोत, की आपण कुणापेक्षा तरी वरचे आहोत, आपण सुपिरियर आहोत असं वाटतं. आणि जर आपण जो विचार करतो
त्याच्यासारखे दुसऱ्यांचे विचार नसतात, तर मग त्यांच्या प्रती आपल्याला हा श्री हॅलो तर जे विचार असतात तर ते जर दुसरे असतील, विपरीत असतील, तर मग त्यांच्या प्रती आपल्याला एक हेट निर्माण होते. आणि आपण आजूबाजू पाहतो की इतके सारे ऑर्गनायझेशन आहेत ज्यांचं पर्पज एकच आहे, पण त्यांचे बहुतेक एकाच कम्युनिटीसाठी सुद्धा काम करतात, पण त्यांचा रस्ता वेगळा, त्यामुळे क्लॅशेस होतात, एक दुसऱ्यांशी त्यांचं बनत नाही. मग आपल्याला हा जो पॅटर्न आहे जो घरामध्ये सुद्धा दिसतो आपल्या आजूबाजूला, मग ह्या पॅटर्नला आपल्याला कुठेतरी तोडायची गरज आहे. आणि यासाठी एक दुसऱ्याला ऐकण्याची, आपल्याला जे वाटतंय ते शेअर करण्याची, एक्सप्रेस करण्याची गरज आहे. आणि एक असं रिलेशन जे ट्रस्टने बांधलेलं आहे, जे मानवी मूल्य आहेत त्याच्या थ्रू जोडलेला एक रिलेशन आहे, तर याची गरज आहे. आणि माझं एक स्वप्न आहे, आणि हे स्वप्न असंच नाही झालंय, ते एक मी जेव्हा माझे जे बायसेस आहेत, माझे जे पूर्वधारणा आहेत, त्यांना बाजूला ठेवलं, तेव्हा हे स्वप्न निर्माण झालंय. तर ते स्वप्न असं आहे की महाराष्ट्राचे जे आपले युथ्स आहेत त्यांच्यामध्ये एक स्पेसची गरज आहे, जिकडे आपण आपले फिलिंग्स असतील, आपले काही ट्रबल्स असतील, दुःख असतील, ते आपण शेअर करू शकतो. आपले एज्युकेशन रिलेटेड, जॉब, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड काही प्रॉब्लेम्स असतील ते आपण शेअर करू शकतो कोणाशी तरी. आणि एक ऐकण्याची गरज आहे, म्हणजे आपण सांगतो पण ऐकणं पण तितकंच महत्वाचं आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त आपल्या जे गावाचे पण इश्यूज आहेत, मे बी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज असतील, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड असतील, किंवा काही बाकीचे रिलेटेड इश्यूज असतील, तर त्यांना आपण शेअर करून त्यांना डिस्कस करणं. आणि आपल्याकडे खूप पॉवरफुल डॉक्युमेंट आहे, ते आहे आपल्या भारताचं संविधान. तर त्याचे जे व्हॅल्यूज आहेत त्याला यूज करून आपण कसं त्यामधून एक सोल्युशन्स काढू शकतो. तर अशी एक स्पेस बनवणं हा ड्रीम आहे, आणि या ड्रीमसाठीच मी माझ्या गावी आलोय, जे महाराष्ट्रामधल्या सोलापूर जिल्ह्यात माझं गाव आहे. तर सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद की मला ऐकण्यासाठी, आणि ही संधी मिळाली मला, ही सगळ्यांसोबत मी शेअर केलं. त्यामुळे थँक्यू सो मच. ओव्हर टू यू बिरेन. थैंक यू आनंद, आपने वर्ड यूज किया पागल लोग। तो वो पागल लोग की जमात है ये, और हमको पागल लोग की ही तलाश है, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ भी असाधारण काम जो होता है वो पागल लोग ही करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो पागल लोग ही दरकार है वहाँ पर। तो अभी हम ललिता को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा अभी तक ये जो 15 महीने का कोर्स है, उसमें अभी हमारे 11 महीने हुए हैं, अभी हम लोग एक ब्रेक लिए हैं कोविड के लिए। तो इस 11 महीने का अभी तक का हमारा सफ़र क्या रहा, हम कहाँ-कहाँ गए, किन-किन जगहों पर गए और हमने क्या-क्या सीखा, तो ये आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा इस शेयरिंग से कि इस प्रोग्राम में क्या होता है। तो ललिता, अपना परिचय भी दीजिए और फिर इसके बारे में बात करें। थैंक यू वीरेन जी। सबों को नमस्ते, मैं हिंदी में ही बोलूंगी। मेरा नाम ललिता बेटेकर है, और मैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मेलघाट जो आदिवासी क्षेत्र है, मैं यहाँ से आती हूँ। मैं, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा, मैं अपने गांव की उपसरपंच हूँ और दिसोम फर्स्ट कोहर्ट की मेंबर भी हूँ। मैं शुरू करूंगी जैसे हमारा पूरा 1 ईयर का जो भी जर्नी था उसके बारे में, और बाद में मैं अपने में शिफ्ट हुआ उसके बारे में भी बताऊंगी थोड़ा। जैसे कि हमने पूरा हमारा 1 ईयर का था, तो शुरुआत हमने पंचगनी से किया था, जो सातारा में आता है, महाबलेश्वर पंचगनी। वहां से हमने शुरुआत की थी। गए फरवरी में हमारे वहां से 1 ईयर की जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो हमने वहां पे बसंत पंचमी, सूफी पंथ और संत कबीर की वाणी से शुरुआत किए थे, जिसे हमें प्रहलाद टिपानिया जी से सुनने को मिला। उसी के बाद में हमने इस्लाम को थोड़ा अंडरस्टैंड किया, और हमने वहां समझा, देखा, जाना भी कि कैसे वहां पे महिलाओं की सुरक्षितता के लिए भी बात की जाती है। तो ये हमने इस्लाम को अंडरस्टैंड करते हुए ये सीखा। उसके बाद में हमारा वहां पे काफी इंटरनल प्रोसेस हुआ। सेल्फ के ऊपर काफी हमारा
काम हुआ, जिसको हमारे एक साथी अभी थोड़ा आपको शॉर्ट में ब्रीफ भी करेंगे, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगी। इसके बाद में हमने एक हमारी दारी बनाई और हमें हमारी जो 1 ईयर में क्या सीखने की अपेक्षाएं हैं, तो उसका भी हमने लिस्ट आउट किया सारे फेलोज से कि हमने क्या क्या हमें और सीखने की इच्छा है, तो वो भी एक हमने अपने दारी में तय किया। दारी मीन्स हमारा एक रास्ता, तो हम कैसे जाएंगे और हमारी क्या क्या अपेक्षाएं है और भी हमारे जाने की सीखने की, तो वो भी हम इसमें एक तय किया। उसके बाद में 7 हैबिट्स और 6 है थ्योरी, क्रिटिकल थिंकिंग, सिस्टम थिंकिंग और मेंटल मॉडल जैसे जो हमारे सेल्फ के ऊपर भी काफी वर्क किया था, तो ये सारी चीजें हमारे एक्टिविटी में थी। उसके बाद में हम नागलोक गए, जो नागपुर में है नागलोक। वहां पे हमने बुद्धिज्म को समझा, डॉक्टर बाबा साहेब की जीवनी को थोड़ा सा समझने की कोशिश किए। वहां पे हमने पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हमारा काफी डीप में सेशंस चले, जेंडर को समझने की कोशिश की और अदर आइडियोलॉजी को भी समझने की हम कोशिश किए। तो वहां पे हमने आरएसएस की जो बड़ा हेड ऑफिस है, तो वहां पे भी हमने विजिट किए और वहां से भी वहां के वक्ता, वहां के प्रमुख को हमने सुनने की कोशिश की। उसके बाद में वहां से हम वर्धा गए। वर्धा में हमने 1 महीना बिताया, जहाँ पे जिन्हें गांधी और विनोबा के जीवनी और उनके विचारधाराओं के बारे में थोड़ा हम बहुत डीप में थोड़ा सुने और उसको समझने की कोशिश किए। उसके बाद में बोरधरन जो रिट्रीट सेंटर है, तो वहां भी गए, वहां पे हमने 2-3 दिन बिताया और उसके बाद में वापस हम नागलोक आए। वहां से हम हैदराबाद के लिए हमारा सफर आगे बढ़ा, जहाँ पे हमने कास्टिज्म को, अर्बन इश्यूज में हमने एजुकेशन को भी देखा, वाटर का रिसोर्स को देखा। वहां पे हमने देखा कि कैसे लेबर के इश्यूज है, चाइल्ड लेबर है, तो इन सारे मुद्दों को भी हमने वहां पे थोड़ा टच करा और उसको जानने की कोशिश किए। उसके बाद वहां से हम छत्तीसगढ़ गए। छत्तीसगढ़ में बस्तर, चिंतूर में हमने आदिवासी एरिया में गए और वहां पे थोड़ा समझने की कोशिश की और वहां पे कोंडा रेड्डी एक आदिवासी गांव में भी हम जाकर आए, जहाँ पे अभी भी वो डिजिटल दुनिया से बहुत दूर है, तो वो आदिवासी को हम मिलकर भी आए। उसके बाद में वहां पे और भी डैम से विस्थापित कुछ एरिया है, अफेक्टेड एरिया है, उनसे भी हम मिले। नेक्स्ट स्लाइड से अफेक्टेड एरिया से मिले, वहाँ के लोग कैसे उस इश्यूज से प्रभावित है, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से मिले और वहाँ के ब्यूरोक्रेसी से भी मिले और थोड़ा समझने की कोशिश की कि कैसे यहाँ पे अफेक्टेड एरिया में कैसे इश्यूज को लोग फेस करते हैं। उसके बाद में हम वहां से वाराणसी गए। वाराणसी में हमने मुख्य तौर पे संविधान और हिंदुत्ववादी विचार को थोड़ा जानने की और समझने की कोशिश की। वहां पे हमें और भी थोड़ा मौका ऐसा मिला था कि हम स्वयं को खोजे, तो एक खोज बोलकर हमारी 3-4 दिन की ऐसी एक प्रोसेस हमें चलाने का हमको मौका मिला था, जिसमें हम खोज पे निकले थे। तो हम स्वयं को भी खोजे और हम जो हमें दिख रहा है उसमें हम खोज कर पाते हैं क्या उसमें, तो ये सारी चीज हमारे सेल्फ के साथ भी वहां पे करने का हमको मौका मिला। और कुछ 2-3 वहां के डिस्ट्रिक्ट्स में हम गए, वहां पे लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोगों के क्या दर्द है, लोग अभी क्या महसूस करते हैं, तो उस चीज को हमने वहां पे जानने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वहां से हम झारखंड गए। झारखंड जमशेदपुर में हमने टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के एथिक्स के बारे में समझने की कोशिश की है, उनके पब्लिक रिलेशंस के बारे में। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर है तो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल के साथ में उनका कैसे जुड़ाव है, उसको हमने समझने की कोशिश की है। इसके बाद वहां से हम नागालैंड गए। नागालैंड में हमें क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन मिशनरी क्या है, तो हमने जो हम यहाँ देखते थे, तो वहां पे हमने उसको भी थोड़ी समझने की कोशिश की है। वहाँ की आदिवासी संस्कृति के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश की और वहाँ पे निकेतु इरालू जो अंकल है, जिन्होंने पीस बिल्डिंग के ऊपर काफी काम किया है, जिनको वहाँ के गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, तो उनसे हम मिले और उन्होंने जो मूवमेंट चलाया तो उसके ऊपर थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे थे हम, किए भी, कि कैसे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया और कैसे वो इस संघर्ष से बाहर आए। तो वहां पे हमने ये देखा कि मतलब प्यार का रिश्ता या फिर कैसे माफ किया जाता है आगे वाले को भी, जो हमारे प्रति विरोधी विचारधारा है, या फिर कैसे कॉन्फ्लिक्ट निर्माण होते हैं, तो उससे कैसे हम माफ करके या फिर कैसे हम प्यार से रिश्तों को हम सुलझा सकते हैं। तो ये चीजें हमने वहां से सीखने की और उसको समझने की कोशिश की है।
और इस बीच में मैं भी मेलघाट से आती हूँ, तो मैंने ये एक काफी यहाँ पे भी कुछ समस्याओं को सामना करते हुए, मतलब पहले भी ऐसा लगता था कि हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, कभी कभी ऐसे डिमोटिवेशन हो जाता था दिल दिमाग। तो वहां से हमने ये 10 महीने की जर्नी से ये लर्न किया और ये समझ भी आया मुझे कि हजारों व्यक्ति असत्य के साथ होंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति काफी है ये सत्य के साथ में होकर के ये असत्य को खत्म करने के लिए। तो ये मैं उसमें बहुत ही गहराई से मेरे अंदर आया ये चीज। और ये भी चीज आई कि समाज के ओर से हमारे लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ तो हम उसमें भागीदारी है हमारी, और हम लेते ही है। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा दे। तो ये बहुत ही मेरे अंदर में आया है और मैं उसको कर पा रही हूँ। और इसमें हमारा ड्रीम मिशन का भी मेरे ड्रीम मिशन पे भी काम हुआ है। तो मेलघाट से मैं आती हूँ, तो मैंने यहाँ पे महसूस किया है कि कैसे युवक और इसमें लीडरशिप में आगे आए और वो कैसे अपनी बात को रख पाए। तो ये मेरे ड्रीम मिशन में मैंने रखा है कि मेलघाट जैसे और भी एरिया से यूथ कैसे लीडरशिप में आएंगे। तो ये मेरा ड्रीम मिशन में है। थैंक यू वीरेन। थैंक यू ललिता। आपने जब खोज की बात की तभी यहाँ पे बिजली चली गई थी, तो बिजली भी आ गई। तो जब भी हम आंतरिक खोज करते हैं तो प्रकाश दुनिया में फैलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बात कही कि चाहे हजारों झूठ हमारे सामने हो, लेकिन एक सच उस हजारों झूठ पे भारी हो जाता है। तो रशिया के एक नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल लिटरेचर प्राइज विनर, साहित्य के अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन, उन्होंने वही बात कही थी कि वन वर्ड ऑफ ट्रूथ आउटवेज द होल वर्ल्ड। सिर्फ जो एक गहरा सच अगर हम बोलने की ताकत रखते हैं तो दुनिया के कई चीजों पर वो भारी पड़ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे जर्नी को इतने लंबा, तो उसकी इतनी विस्तृत आपने जानकारी दी पूरी तरह से, और आप में क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी बात किया। अब मैं हमारे एक साथी है जो बेलगांव से है, कर्नाटका से, फकीर। तो मैं फकीर जो पहले जब आए थे तो वो सिर्फ कन्नड़ बोलते थे, लेकिन अभी उनकी हिंदी इतनी शुद्ध है, माशाल्लाह क्या हिंदी बोलते हैं अभी वो। तो मैं उनको पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका आवाज भी ऐसा लाजवाब है और ऐसा क्रांतिकारी गीत गाते हैं, तो पहले तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक गाने से शुरू करें, और गाना ही उसकी पहचान है, और फिर अपना परिचय भी दे, और क्या हमारे कुछ इंटरनल प्रोसेसेस जो हुए हैं, जो हम लोग काम किए हैं सेल्फ पे, जो ललिता ने जिक्र किया, वो क्या क्या सेल्फ पे काम किया और उससे खुद में क्या परिवर्तन हुआ, वो भी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करें। फकीर। थैंक यू बीरेन जी, थैंक यू सो मच। मैं एक कन्नड़ा गाना है, अंबेडकर का गाना। ये अंबेडकर का संघर्ष और उसका प्रेरण हमारे कैसे आगे जाने के लिए एक हुम्मस देता है ये गाना। ये गाना मैं बहुत सारा कार्यक्रम में गाना गाया। अभी मैं गा रहा हूँ, एक गाना कन्नड़ में है। ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ. ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ. ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಇಂದೇನೆ ಈ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾನೆ. ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಇಂದೇನೆ ಈ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾನೆ. ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ. ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ. ನಾಗಕುಲದ ನನ್ನವರ ಚರಿತೆಯ ನಾಡಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವೆವು. ನಾಗಕುಲದ ನನ್ನವರ ಚರಿತೆಯ ನಾಡಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವೆವು. ನಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀಲಿ ಬಾವುಟ ಅಭಿಮಾನದೆ ಎತ್ತಿಡಿಯುವೆವು.
ನಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀಲಿ ಬಾವುಟ ಅಭಿಮಾನದ ಎತ್ತಿಡಿಯುವೆವು, ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಹಿಂದೇನೆ ಈ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾನೆ, ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಹಿಂದೇನೆ ಈ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾನೆ. ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮಾ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ, ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮಾ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ಹರುಷ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಈ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ಹರುಷ. ನಿನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಮನದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಮನದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಹಿಂದೇನೆ ಈ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾನೆ, ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಹಿಂದೇನೆ ಈ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾನೆ. ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮಾ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ, ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮಾ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ. ಹಿಂದೋಗದಿನ್ನು ನೀ ತಂದರತ ಸಾಗುತ್ತಿಯೇವು ಮುಂದೊಯ್ಯುತ್ತ, ಹಿಂದೋಗದಿನ್ನು ನೀ ತಂದರತ ಸಾಗುತ್ತಿಯೇವು ಮುಂದೊಯ್ಯುತ್ತ. ಒಡೆದ ಜಾತಿಗಳ ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಗು ನಗುತ್ತಾ, ಒಡೆದ ಜಾತಿಗಳ ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಗು ನಗುತ್ತಾ. ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಹಿಂದೇನೆ ಈ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾನೆ, ಶಪಥಗೈಯುವೆವು ಹಿಂದೇನೆ ಈ ದೇಶ ಆಳುವೆವು ನಿನ್ನಾನೆ. ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮಾ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ, ಬಹುಜನ ನಾಯಕ ಜೈ ಭೀಮಾ ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ, ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ನಾಮ, ಅಮರಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ नाम. थैंक यू. सबको फिर से नमस्कार. मेरा नाम है फकीर हुलिकोत्तल. हुलिकोत्तल मेरा गांव का नाम है. एक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट एक खानापुर तालुक है कर्नाटक में. एक खानापुर तालुक का एक छोटा सा गांव है मेरा गांव. मैं इधर मेरा एक काम है, स्पेशली मैं डिसेबल पीपल का साथ मैं काम करता था. ये इसका मेरा एक संस्था है, जागृति नाम का संस्था है. ये जागृति नाम राइट टू बेस्ट में काम करता है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में. बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ और लैंडलेस लेबर के साथ और फार्मर्स के साथ सब अभी ये ना यूथ का साथ भी काम करता है जागृति. ये संस्था में मैं ये सारा काम में मैं भी शामिल है. मेरा स्पेशल फोकस है डिसेबल और लैंडलेस लेबर और यूथ, दलित यूथ का साथ मेरा काम है. मेरा ड्रीम ये है मैं एक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक संगठन, डिसेबल का एक संगठन, और मेरा एक ही बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिसेबल का एक संगठन बनाने का मन है. बट ऑल ओवर कर्नाटक में कैसे डिसेबल का साथ जोड़ के हम कैसे काम कर सकते हैं और नेटवर्किंग में, और मेरा खुद ही एक संस्था बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में बनाने का मेरा इच्छा है. और इसका साथ मेरा अभी 9 पंचायत में मेरा काम भी स्टार्ट है. अभी खानापुर तालुक में ऑलरेडी मेरा एक संगठन है. अभी मेरा इधर दिसंबर में आके फिर से इधर आया. अभी 25 डेज हो गए ऑलरेडी. तो 25 डेज में ऑलरेडी मैं 2 तालुक एक प्लान किया. 2 तालुक में छोटा मोटा काम स्टार्ट हो गया ऑलरेडी. मेरा जागृति साथियों मेरा हेल्प किया थोड़ा छोटा मोटा. अभी बाहर का काम भी स्टार्ट है. और मेरा एक सपना है ये डिसेबल का एक है ना डिग्निटी लाइफ का बारे में मेरा सोच है. ये डिग्निटी लाइफ ऐसे आता है, इसका एक जॉब का जरूरत है. ये जॉब कैसे आता है, उसका साथ हम स्व उद्योग का बारे में उसका मेरा प्लान है. एक
उद्योग सृष्टि करके उसका साथ और संगठन बन के और पॉलिसी लेवल हम कैसे डिसेबल का पॉलिसी लेवल के कैसे हम काम कर सकते हैं नेटवर्किंग, ऐसे मेरा सोच है। ऑलरेडी मेरा छोटा मोटा काम स्टार्ट है ऐसे। अभी दूसरा ताल्लुक में मेरा अभी चल रहा है छोटा मोटा काम। और इसका साथ मेरा एक कल्चर का बारे में मेरा सोच है। पहला मेरा एक कल्चर का ऐसे था, हम सब लोग बैठते थे, सब लोग खाना खाते थे, त्योहार और अलग अलग यात्रा महोत्सव होता है, ये टाइम में सब लोग मिलके एक माहौल क्रिएट होते थे। अभी ऐसे देखने के नहीं मिल रहा है। ये कल्चर है, ऐसे गाना डांस ये नहीं, अलग है। एक मिलने का एक अवकाश मिलती थी कल्चर, ये अभी ये नहीं। इसलिए मैं काम करने का जरूरत भी है अभी टाइम में। मैं ऐसे भी सोच रहा है, मेरा अभी थोड़ा काम भी स्टार्ट है मेरा। हमारे ये ना सिस्टम है ऑलरेडी पुराना स्टाइल में। अभी ये कल्चर होता है ना, थोड़ा बोर होता है। अभी यूथ है, अलग है। अभी का टाइम में हमारा सोच क्या है, हमारा विचार, ये गाना वगैरह इसमें जोड़ के हम कैसे लोगों के हम रीच कर सकते हैं, ये मेरा प्लान है। अभी मेरा टीम का साथ ये प्लान भी हो रहा है अभी 2-3 दिन में। अभी छोटा मोटा प्लान भी हो गया। ऐसा ये मेरा ड्रीम है। और एक मेरा सपना है, हम ऑलरेडी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट गड़ीबाग में है। खानापुर और बेलगाम में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भाषा का बारे में बहुत झगड़ा होता है, भाषा का, कन्नड़ा और मराठी का बारे में। इसका बीच में हम कैसे सामरस्य और बांधे कर सकते हैं, ये मेरा प्लान है। इसलिए हम क्या है ना, ऑलरेडी मैं कन्नड़ा एरिया में मेरा काम स्टार्ट है। मेरा और एक फ्रेंड है काशीनाथ, उसका साथ भी मेरा बातचीत हो गया। अब मराठी एरिया में उसका अच्छे से मराठी आता है। इसलिए हम दोनों जुड़ के कैसे हम मराठी और कन्नड़ा लोगों के साथ काम कर सकते हैं और दोनों के बीच में एक कैसे हम ब्रिज बन सकते हैं, ये मेरा प्लान है। इसलिए मेरा काम स्टार्ट है। इसका साथ साथ आगे का प्लान है मेरा, हमारा एरिया में ये 4 पार्टी है, जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी और एमईएस, महाराष्ट्र एकीकरण समिति। ये चारों ऐसे हो रहा है, हम पॉलिटिक्स उसका अधिकार के लिए लोगों को बहुत लोगों का एक अलग रास्ता में चलने के लिए एक रास्ता बनाया, अलग एक रास्ता बनाया। मेरा ये ना, ये चारों हटके कैसे हम इधर एक अच्छा और हेल्दी पॉलिटिक्स बन सकते हैं, मेरा ये सोच है। ये मेरा ड्रीम है। इसे मेरा एक छोटा मोटा ड्रीम है। इसका साथ मेरा ये जिसमें में इनर प्रोसेस के बारे में बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा है। इसमें पहला ये है मजलिस और खलरी, लीडरशिप, वीकली लीडरशिप होती थी, वो वीकली लीडरशिप और शांत समय और वी टाइम, सर्कल टाइम और कूडम होती थी और फीडबैक होती थी। ऐसे अलग अलग इनर प्रोसेस होती थी। इसमें मेरा एक जबरदस्त और मजबूत और हर जगह में और सीखने का बहुत इम्पोर्टेंट है मजलिस। मजलिस ऐसे है, मजलिस मीन्स एक सब लोग बैठ के चर्चा होती थी ये मजलिस में। मजलिस ऐसे होती थी, हमारा एक निर्णय होता है ना, वो सब लोग बैठ के वो डिस्कशन होती थी। वो डिस्कशन नंतर सब लोग सहमति होती थी। वो टाइम में वो आगे चलते थे, वो एक डिसीजन, ये डिसीजन इधर सब सहमति से होने के लिए ये मजलिस में चर्चा होती थी। ऐसी नहीं हम तुरंत एक विषय में चर्चा तुरंत और हम लोगों के साथ एक निर्णय होते थे। वो टाइम में मजलिस में चर्चा होती थी। मजलिस में हर विषय चर्चा होती थी, हमारा कोहाट का बारे में, को टीम का बारे में, हमारे बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी उसका बारे में, हमारा
सब लोग बैठ के वो डिस्कशन होते, वो डिस्कशन नंतर एक निर्णय होती थी। वो बहुत ही हेल्दी एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस मजलिस है। ये मजलिस के बारे में मैं बहुत सीखा। इसलिए हमारे है ना खुद ही डिसीजन होता है हमारा, खुद ही, हाँ ये हो गया, ये होता है, ये करो ये करो। बट ये मजलिस ऐसे है, सब लोग बैठ के अच्छा एक हेल्दी डिसीजन के लिए एक उत्तम एक प्रोसेस है। मैं भी इधर सीखा, उधर भी मैं प्रैक्टिस भी किया। मैं इधर आया, मेरा गांव में मेरा टीम में वो प्रोसेस स्टार्ट है। एक मॉर्निंग में भी ऑफिस में होता है, तो छोटा मोटा विषय में चर्चा होती थी। मजलिस छोटा एक अभी 3-4 दिन हो गया, हमारा 3 मजलिस हो गया। ऐसे हम ये ना, मेरा टीम भी बोल रहा है ये अच्छा एक प्रोसेस है, ये जरूरत है हर गांव में ऐसे होता है ना, एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। ये रिस्पांस आया मेरा। और एक है ना शांत समय ऐसे है ना, ऑलरेडी बीरेन ने बोल रहे हैं, हम खुद ही बदला होता है, हम बदला नहीं सकते। इसलिए हम इनर का वॉइस है ना, विनर का वॉइस सोचने का एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है शांत समय ऐसे है, हमारा अंदर का दुख और संतोष, हमारा नया विचार, आगे का प्लान, यानी विषय में शांत समय बैठ के इसके बारे में सोचने का एक मौका मिलता है। हमारे दुश्मन का बारे में सोचने का ये शांत समय बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे दुश्मन के बारे में सोच के उसका साथ फ्रेंड भी हो सकते हैं। ऐसे एक माहौल, एक महत्वपूर्ण एक प्रोसेस है शांत समय इतना होता है, मतलब इतना मेरे ऐसे चेंज हो गए। मेरा अंदर इतना गुस्सा आती थी, सब लोग ऐसे हमारा बारे में ऐसे हो रहा है, हम ऐसे करता है, मेरा ये काम किया, ये सडनली ये फ्लॉप हो रहा है। ऐसे अंदर का अलग अलग दुख भी है, तो इतना गुस्सा भी आता था। वो टाइम में शांत बैठ के उसका बारे में सोचता हूँ मैं, नया प्लान भी आता है, उसका शांत भी होता है, मन शांत होता है ना, काम करने के लिए एक ऐसा आइडिया मिलता है। ये मैं सीखा। मेरा इधर भी चल रहा है, मेरा घर में थोड़ा मोटा प्रॉब्लम होता है ना, वो टाइम में शांत बैठ के इसके बारे में सोचता हूँ। इसलिए इसे मेरा घर का और मेरा काम का एरिया में इसे चलता है ना, वो टाइम में मैं इस शांत समय का बहुत यूज होता है। ये और एक है ना कूड़म का बारे में है ना, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। मैं जितना सीखा है, फिर से एक बार रिपीट इसका मनन करने के लिए कूड़म बहुत जरूरत है। हम क्या क्या सीखा, हम कौन कौन किधर किधर नया नया इनपुट्स आया, इसका बारे में सोचने का, इसका एक कूड़म का एक नया तरीका है। ये ना इसका कूड़म में ड्रामा आता है, सॉन्ग आता है, शांत बैठता है, एक छोटा मोटा एक्टिविटी होता है कूड़म के बारे में। ये बहुत मजबूत एक प्रोसेस है इनर का बारे में, एक कूड़म है। एक और एक है सर्कल टाइम हमारा एक प्रोसेस है। हमारा 3-4 टीम है, कोर टीम और कोहार्ट एक टीम है। ये छोटा टीम में अलग अलग विषय चर्चा होते थे, और टीम का अंदर और छोटा मोटा ये इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बात होती थी, और एक अलग माहौल क्रिएट होते थे। वो सर्कल टाइम में वो चर्चा होती है ना, वो प्रोसेस में आती थी, बड़ा टीम में प्रोसेस में आती थी। वो टाइम में ये आती थी, हमारा सर्कल टाइम में क्या चर्चा हो गया, वो बड़ा टीम हमारा कोर्ट और कोहार्ट टीम में वो डिस्कशन होकर एक नया एक माहौल क्रिएट होती थी। हमारा एक ही है ना कलेक्टिवली बारे में हमारा सर्कल टीम ने बहुत बार सोचा था, ये हम कैसे हम काम कर सकते कलेक्टिवली। इसे हम एक सर्कल टाइम के बारे में ऐसे प्रोसेस चलती थी। और एक है वीकली लीडरशिप, हमारा एक लास्ट है वीकली हमारा लीडरशिप है। वीक लीडरशिप में ना वीक का पूरा जिम्मेदारी वो लीडरशिप का
जिम्मेदारी है, वो ये होती थी, पूरा डिजाइनिंग और टाइम टेबल, पूरा एक्टिविटी, पूरा वो लीडर देखती थी। हाँ, ये टाइम में कौन आता है, रिसोर्स पर्सन के बारे में, और खाना पीना सब वो लीडर टाइम टेबल भेजती थी। पूरा एक लीडर कैसे हम लोगों के साथ काम कर सकते, उसका आइडिया से, खुद ही उसका आइडिया से कैसे हम काम कर सकते, ये हम इधर छोटा ग्रुप में ऐसे काम कर सकते, हम बड़ा ग्रुप में ऐसे काम कर सकते। ये एक लर्निंग का एक माहौल हमारा वीकली लीडरशिप का बारे में हम सीखा। अगर इधर इतना लोगों के साथ हम कैसे हम लीड कर सकते लोगों को, हम इधर भी हम बड़ा आगे का हम प्लान है एक लीडर बनने के और पॉलिटिक्स में बनने के, उधर कैसे हम काम कर सकते हैं वो लीडरशिप के बारे में इधर भी हम काम कर सकते हैं। ये एक लर्निंग होती थी। ऐसे हमारा छोटा मोटा इनर का बारे में बहुत सारा काम हो गया। और ड्रामा, इसमें एक ड्रामा है हमारा, एक विजन रख के एक हमारा ड्रामा प्रोसेस भी था एक अलग। इसमें बहुत सारा एक्टिविटी होती थी, एक गाना से शुरू होती थी, एक शब्द से शुरू होती थी, एक वस्तु से एक अलग एक विषय आती थी। वो टाइम में कैसा होता ना, एक एक्टर बाहर आते थे, हमारा अंदर का एक्टर बाहर आते थे, वो एक्टर इससे काम करते थे हमारा। हाँ, ये सच है, लोगों के हम कैसे हम एक विषय रीच कर सकते, ये भी हमारा ड्रामा का बारे में सीखा। एक एक ये है ना, इनर का बारे में इतना प्रोसेस है, इतना मजबूत है, एकदम अलग 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 है। प्रति हर एक एक इनर का प्रोसेस है ना, अलग अलग है। एक कलरी होती थी, मॉर्निंग कलरी में स्टार्ट होती थी हमारा। मॉर्निंग कलरी में एकदम मजबूत है कलरी, एक केरला का एक स्टाइल है, कराटे का एक स्टाइल है। इधर मॉर्निंग होती थी एक। फकीर तुम सारा बता दोगे तो लोगों को, फिर लोग आएंगे ही नहीं ना। लोगों को थोड़ा तो सस्पेंस होना चाहिए कि क्या होने वाला है। सब कुछ बता दोगे तो कैसे होगा ना। बट थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पैशनेटली, इतना डिटेल में और इतना इन्वॉल्व होके सब बताया। और आपको क्या उससे फायदा भी मिला वो भी आपने बताया। तो सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि कैसे अलग अलग कल्चर से, अलग अलग भाषाओं से हमने कुछ शब्द लेकर प्रोसेसेस बनाए हैं। जैसे दारी है, कन्नड़ से है, इसका मतलब ये है कि रास्ता। और कूडम एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब है साथ में आना। और मजलिस आप सब जानते होंगे, उर्दू शब्द है, उसका भी मतलब है कि साथ में आना। तो कलरी मलयाली, मतलब केरल का एक मार्शल डांस फॉर्म है। तो अलग अलग ट्रेडिशन से हम लोग ने चीजों को बोरो करके बहुत सारा सेल्फ का काम किया है। अब मैं रोहित को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी परिचय दे और कुछ खुद के शिफ्ट्स के बारे में बताए। तो और फिर हम इस साल के एप्लीकेशन प्रोसेस पे श्री से सुनेंगे। थैंक यू बीरेन। या थैंक यू बीरेन सर बुलाने के लिए। एकलव्य टीम का भी थैंक यू, यहाँ आज हमको ये स्टेज दिलाने के लिए। पहले तो जय भीम, जय शिवराय। मेरा नाम रोहित सुनील जगताप है, अकोला महाराष्ट्र से हूँ और डिसोम से जुड़ा। मैं वैसे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 2018 में मैं डिसोम को जाना, जब ये बीरेन सर जो है उनको भी पहली बार ही मिला। वो आदमी अकेला घूम रहा था, भारत में पूरा जर्नी कर रहा था, ये एक सपनों वाली जगह बनाने के लिए कि यहाँ पे लोगों के सपने बने। जैसे मेरे दोस्तों ने बोला कि बहुत सारे उनके भी छोटे छोटे और छोटे छोटे और बड़े बड़े सपने हैं, वैसी जगह बने कि उन सपनों को निखरने का मौका मिले। तो ये आदमी को मैं पंचगनी में मिला था, तो ये वहां पे फर्स्ट टाइम इनका मैं उनको फर्स्ट टाइम देखा था। और तब देखा कि ये आदमी किसी को भी छोटा या फिर बड़ा ऐसा ना देखते हुए सबसे बातचीत कर रहा है और अपना ये बता रहा है कि मुझे ऐसा जगह बनाना है जहाँ पर एक जो ड्रीमर्स है उनको निखारने का मौका मिले। तो ये जो डिसोम है ये एक ड्रीम बनाने वाली जगह है, ड्रीम को तराशने वाली जगह है। तो मेरा भी एक सपना है, जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वैसे मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आता हूँ। महार
ये लगता है, कास्ट लगती है। तो एक मैं बचपन से एक चीज देखता है कि शहरों के बाउंड्रीज पे रहने वाला एक समाज है। तो वो बाउंड्रीज सिर्फ डिस्टेंस वाली नहीं थी, तो आर्थिक तौर पे भी है, सामाजिक तौर पे भी है, एजुकेशन तौर पे भी, इन सब चीजों में उनका वो बाउंड्रीज पे है। तो मुझे मुझे पहले बचपन से ही लगता था यार कुछ तो करना है इनके लिए, तो मुझे रास्ता दिखता था राजनीति। तो मैं डिसोम से जुड़ा ये सपना लेके कि राजनीतिक रूप से कैसे इन सब बाउंड्रीज को मिटाया जाए। तो मैं इस तरह इस डिसोम को जुड़ा। तो डिसोम में ये जो ड्रीम है, ड्रीम मिशन बोलते हैं हम लोग, तो ड्रीम पर काम होता है। इस पूरे जर्नी में हमारा जो एक ड्रीम होता है, अगर मुझे राजनीति में काम करना है तो उसको कैसे तराशा जाए। तो जैसे आनंद हमारे बोले कि कैसे वो जो प्रोसेसेस है, जो डाइवर्सिटी है, तो वो डाइवर्सिटी कैसे मेरे ड्रीम में मुझे मदद करती है उसको निखारने में। ललिता दी बोली कि हम लोग जहां जहां ट्रैवल किए तो बहुत सारे विचार उस ड्रीम मिशन में ऐड हुए हैं। फकीर बोला है कि जो इंटरनल जो हमारे प्रोसेस हुए हैं उसमें उसमें मेरा ड्रीम कैसे मुझे रिकवर करता है। तो मेरे ड्रीम मिशन में मेरा पहला एक उतना ही था कि भाई इस समाज के लिए ही काम करना है और इनको ही ऊपर निकालना है, बट कोई रास्ता नहीं था कैसे निकालना है, क्या करना है। लेकिन जब वहां डिसोम में था तो ड्रीम मिशन में जुड़ा कि भाई एक जेंडर भी एक पार्ट है हमारे समाज में। अब अभी बोला जाता है दलित है, बट दलितों में भी एक और दलित, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले बोलते हैं, दलितों में भी दलित है, वहां की उनकी स्त्रियां। तो ये जेंडर वाला जो चीज है वो मुझे वहां मिला डिसोम में, वो ऐड हुआ मेरे सपने में कि दलितों के अंदर की स्त्री, दलित स्त्री है, तो यार वो उनके लिए भी कुछ काम किया जाए। डिसेबिलिटी, तो इस डिसेबिलिटी पर, फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है उस पर तो मेरा नजर ही नहीं था। तो उनके क्या परेशानी होती है, क्या होता है, तो वहां पे भी मेरी नजर गई कि भाई ये भी सपने में ऐड होना चाहिए। मैंने देखा, मैंने इंटरनल भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, तो वो सपने को निखारने में उसने मदद किया है। तो ये जो जर्नी रही मेरी, इसमें एक एक बदलाव है। मैं खुद एक बदलाव देखता हूँ जब ये 10 महीने मैंने ट्रैवल किया, इन लोगों से मिला और कुछ कुछ जाना इधर उधर से, मिला है मुझे। तो एक रास्ता बन गया है अभी, और डिसोम अभी भी हमारे साथ है और वो रास्ता बना रहा है। अभी जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी जगह पे आया हूँ, अकोला में आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है जमीनी स्तर पे, और जो मेरे लर्निंग्स वहां थे वो यहाँ काम में आ रहे हैं। तो इतना बोल के मैं मेरे थोड़े से सबको विराम देता हूँ। थैंक यू बीरेन सर। थैंक यू रोहित। तो ये आप लोगों को एक आइडिया मिला होगा, और जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी है, और हमारे फोन नंबर्स भी है। आपको थोड़ा और विस्तार से जानना है तो आप मोस्ट वेलकम, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। मैं अभी श्री जो हमारे साथी है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने जो एक दूसरे बैच के लिए जो हमने अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, तो उसकी डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि हम चाह रहे कि अधिक से अधिक लोग अप्लाई करें इस प्रोग्राम में। तो श्री, आप अगर इसके बारे में बोल सकते तो। नमस्कार सगळ्यांना. मराठीमध्ये बोलू की हिंदीमध्ये बोलू तुम्हाला? मराठी येतं का सगळ्यांना? हो, मराठीमध्ये बोला. तुम्ही सगळे विदर्भाचे, मग मराठी यायलाच पाहिजे. श्री, YouTube हा, युट्यूब वरती काही लोक त्यांना मराठीमध्ये इश्यू येतोय, तो हिंदी विल बी गुड. बस ठीक है, मैं हिंदी में ही बोल लेता हूँ फिर, कि कई सभी को समझ में आया, ये बहुत उद्देश्य महत्वपूर्ण है। तो मेरे सभी साथियों ने, बीरेन ने और आनंद और रोहित और ललिता और फकीर, इन्होंने सब ने आपको डिसोम का थोड़ा बहुत कल्पना दिया है, उसके बारे में बताया है, उनका अनुभव बताया है। तो अब समय आ गया है कि हमारी दूसरी जो कोहॉर्ट, दूसरी बैच जो है, उसके लिए हम लोग अभी आवेदन पत्र स्वीकार करने लग गए हैं। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमारी वेबसाइट जो है www.disomfoundation.org, इस पर आप लोग जाइए,
बहुत सारी चीज उस पर है, प्रश्नों का उत्तर भी है। ये एक प्रॉब्लम है कि सारा का सारा चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है अभी तो अगर उसको पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में, दिल में कोई प्रश्न हो तो हम में से किसी से आप संपर्क करके प्रश्नों को पूछिए, जरूर पूछिए। दूसरी बात यह है कि उसी वेबसाइट पर आपको अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। वो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं उसको अगर ऑनलाइन चाहो तो, या फिर आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने अक्षर से लिख के भी भेज सकते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो वैसे आप एप्लीकेशन को भरिए। बस ये चीज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है कहने के लिए, ये हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस ऐसी नहीं है कि जो पहले अप्लाई करता है उसकी चांस ज्यादा है। हम लोग जैसा एप्लीकेशन आता, जो पहले अप्लाई करता है उसी को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। सभी का एप्लीकेशन आने के बाद में सभी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं और फिर उस पर हम लोग गौर करते हैं। तो एप्लीकेशन भरने में जल्द मत करिए। इस एप्लीकेशन में आपको आपके बारे में पूछा गया है, कोई एक सही जवाब नहीं है। ये सब कुछ आपके बारे में, आपके अनुभव के बारे में, आपके विचारों के बारे में ये प्रश्न है। तो कोई एक सही जवाब नहीं है, कोई कॉमन नॉलेज या जनरल नॉलेज के प्रश्न नहीं है ये आपके बारे में है। तो हर प्रश्न को पढ़िए, थोड़ा गौर करिए और पूरी की तरह एप्लीकेशन को भरिए, तभी ये अच्छा रहेगा, मौका होगा आपको दिसोम में भाग लेने का। तो बस यही मुझे कहना था। और अगर आपको दिसोम के बारे में पोस्टर अलग अलग भाषाओं में चाहिए तो आप वो भी मांग लीजिए। हमारे भारत के अनेक भाषाओं में हम लोगों ने पोस्टर बनाया है, मराठी में भी है, हिंदी में भी तो है और बाकी भाषाओं में भी हैं भारत के। तो पोस्टर भी लीजिए, पढ़िए, स्वयं भी भरिए। लेकिन अगर आपकी जानकारी में कोई हो जो दिसोम में आप समझते हैं कि जुड़ना चाहिए, उन्हें भी प्रोत्साहित करिए, उन्हें भी एनकरेज करिए कि वो दिसोम में अप्लाई करें। धन्यवाद और सभी को बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि सॉरी वीरेन, एक जैसे FAQ जैसा एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये जो आवेदन है वो हिंदी में या अंग्रेजी में है? जैसे आपने बोला है कि ये आवेदन जो है वेबसाइट पे हिंदी में और अंग्रेजी में उपलब्ध है, क्या हमें भरते वक्त उसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए या और यूज कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपने पंकज। बिल्कुल नहीं, प्रश्न को समझिए और अगर आपको हिंदी या अंग्रेजी में नहीं भर सकते, मराठी में भरना है या गुजराती में भरना है या मलयालम में भरना है तो भरिए, मगर प्रश्न को समझिए और उसका जवाब दीजिए उस स्थान पर। एप्लीकेशन में अभी बता दूं काफी लंबा चौड़ा है, समय लगेगा और उसका पर्पस ही ये है कि आप थोड़ा समय लेके अपने विचारों को लिखें। तो किसी भी भाषा में लिखिए। या थैंक यू श्री, थैंक यू पंकज वो सवाल भी पूछने के लिए। और इसमें मैं सिर्फ एक जोड़ना चाहूंगा कि पहले ही हमने बताया कि हम ऐसे लीडर्स की कल्पना करते हैं जो कोई दीवार ही ना खड़ी करे। हमने सोचा अगर हम ऐसा सोचते हैं करना तो हमें पहले खुद ऐसे करना चाहिए। हमने कोई दीवार रखी ही नहीं है योग्यता की, नो बाउंड्रीज, चाहे वो कास्ट रिलीजन तो हम पूछते भी नहीं है, जेंडर भी हम कोई भी जेंडर आ सकते हैं, मेल फीमेल नॉन बाइनरी कोई भी जेंडर इसमें आ सकते हैं, कोई भी भाषा बोलने वाले, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग, कोई भी शैक्षणिक योग्यता हमने नहीं रखी है। हमारे पहले बैच में हमारे कुछ फेलोज है जो सिर्फ 10th पास है, कुछ फेलोज है जो पोस्ट ग्रेजुएट है या डबल ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस किए हुए है। तो पूरा रेंज है, उम्र का भी पूरा रेंज है। हमने मिनिमम एज रखा है बेशक 21 साल, लेकिन मैक्सिमम एज भी नहीं रखा है। हमारा रेंज है 21, हमारा यंगेस्ट फेलो 23 साल का है, ओल्डेस्ट 39 इयर्स के है। तो वो जनरेशन में भी अलग अलग लोग हैं।
और दूसरा जो एक दीवार, बड़ी दीवार जो होती है, जो बहुत लोगों को दीवार जैसा महसूस होता है, वो है खर्चा, कॉस्ट। क्योंकि अक्सर ऐसे प्रोग्राम में लोग देखते हैं कि अरे ये प्रोग्राम 15 महीने का आवासीय प्रोग्राम है, तो रहना, खाना, ट्रैवल बहुत खर्चा होगा, ये हमारे लिए नहीं है। आज बहुत ज्यादा लोग तो बोलते हैं कि हमारे से नहीं हो सकेगा आर्थिक कारण के लिए, लेकिन हमने ये प्रोग्राम पूरी तरह से निशुल्क रखा है और हम सोचते हैं कि अगर कोई अपने आप को समाज के लिए समर्पित करते हैं, तो फिर ये समाज की जिम्मेदारी है कि समाज उसको सपोर्ट करे। तो ये पूरा प्रोग्राम क्राउड फंडेड है और इसमें कोई फीस या कोई लागत नहीं है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे फेलोज को अपने घर को मेंटेन करने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उनको भी एक स्टाइपेंड देना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि मंथली उनको हम एक स्टाइपेंड दें। तो ये हमारा जो हम बोलते हैं, हम कोशिश भी करते हैं इसको करने की कि कोई दीवार ही ना हो, तो सबको इसमें एंट्री मिले, सब लोग इसमें अप्लाई कर सके। जरूरत सिर्फ वो है, जैसे आनंद ने कहा, येड़ेपन की, मतलब एक पागलपन की जरूरत है, एक जुनून की जरूरत है, एक जज्बात की जरूरत है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहेंगे कि आप में से अधिक लोग अप्लाई करें, जो ऐसा इच्छा शक्ति रखते हैं फ्यूचर में पूरी तरह से अपने आप को झोंकने की समाज के काम में, जिसको ये ड्रीम है कि वो पॉलिटिक्स में जाए और एक क्लीन पॉलिटिक्स, एक नैतिकतापूर्ण पॉलिटिक्स हमारे देश में निर्माण करने का काम करे। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है और आप इसके लिए नहीं बने हो, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आप हर एक व्यक्ति 3-3 लोगों को जानते होंगे जिसको आपको लगता होगा नहीं ये व्यक्ति इस प्रोग्राम के लिए बना है, तो आप दूसरे को मोटिवेट करें इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। तो अब मैं पंकज को, जो हमारे पुराने दोस्त है, साथ में काम किए और जिसके काम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और बहुत गर्व भी महसूस करता हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं छोटे छोटे किसानों के लिए, उन्होंने एक संस्था बनाई है कि कैसे छोटे किसानों का जो प्रोड्यूस है उसको कैसे एग्रीगेट करके उनको बेटर प्राइस मिले, और वो पूरा जो एक मार्केट सिस्टम है उसमें एक क्रांति लाने का काम यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में कर रहे पंकज, और अभी महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स में उसको स्प्रेड भी कर रहे। तो पंकज ने हमारे साथ कुछ दिन बिताए हैं, हमारे फेलोज के साथ कुछ दिन बिताए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पंकज आप एक बाहरी सोच, बाहरी जो एक आउटसाइड आई से आपने क्या अनुभव किया और आपके क्या इंप्रेशंस थे, वो प्लीज शेयर करें। थैंक यू वीरेन। मुझे लगता है कि मैं केवल जब दिसुम प्रोग्राम ऑफिशियली जब शुरू हुआ उसी टाइम पे से नहीं, लेकिन बल्कि उसके पहले से ही जुड़ा हूँ, और मुझे अपने आप को गर्व महसूस होता है कि मैं इस या चळवळीचा एक मोटा हिस्सा हूँ, या इस मोमेंट का मैं एक हिस्सा हूँ। क्योंकि मैं अपना खुद का जब जर्नी देखता हूँ कि जो भी जिनके अंदर वो आग है, जिनके अंदर वो आग है मुझे कुछ मेरे समाज के लिए, मेरे समाज के प्रति कुछ काम करने की, उनके लिए मैं बोलता हूँ कि एक सही मंच है। जो मंच आपको एक अष्टपैलू, मराठी में वर्ड है अष्टपैलू, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व बनाने के तौर पे, जो एक, जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी सामाजिक या राजकीय जीवन में हम जब काम करते हैं, इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, तो दुनिया भर की संकट है, दुनिया भर के चीजें हमारे रुकावट में आ जाती है, और उस वक्त एक अच्छा नेतृत्व हो जाता बनता है, रहता है, तो उस कठिनाइयों को बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से उसको पार कर देता है। मुझे लगता है कि दिसुम एक ऐसा मंच है जो इस तरह के कठिनाइयों को आसान करने के लिए उनमें हर तरह की क्वालिटीज को इनकलकेट करता है, हर तरह की क्वालिटीज को प्रोवाइड करता है। वो एक ऐसा एक माहौल क्रिएट बना देता है, ऐसा एक एक्सपोजर इन लोगों को मिलता है, जिसके वजह से, जैसे मैं बोला कि हमारा इतना आसान नहीं होता है सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में काम करना, जगह जगह पे हमें चैलेंजेस आते हैं। उसके बावजूद भी केवल अपने उम्मीद के भरोसे पर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसके लिए आपको उस लेवल का एक स्ट्रेटेजी होना भी पड़ता है, और उस लेवल का आपको एक्सपोजर भी होना जरूरी है, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। शायद मुझे ओवर द टाइम जितना, जब मैं अपना जर्नी शुरू किया उसके बाद एक्सपोजर नहीं मिला होता, तो मुझे भी बहुत सारे
दिक्कतें आती। उस टाइम पे दिसुम नहीं था, बट यदि होता तो मेरी जर्नी और अलग होती, या शायद मैं भी आज किसी एक राजकीय मंच पे रहता, या एक अच्छा नेतृत्व करता, राजकीय नेतृत्व खास तौर पे, जो मेरा बैकग्राउंड रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत प्रामाणिक और सरल प्रयास है दिसुम के तौर पे, कि समाज में हमारे अच्छे नेतृत्व खड़े हो. अँड मराठी में बोलूंगा हे, ज्यांना ज्यांच्यात जी आग आहे मला माझ्या समाजाविषयी काम करण्याची, प्लीज अप्लाय करा. कारण हे त्यांच्यासाठी हे मंच आहे. तुम्ही ज्या पद्धतीने आता ह्या 4 लोकांचे स्टोरी ऐकली, ज्या पद्धतीने मी बघतोय त्यांना सुरुवातीपासनं, जेव्हा त्यांचं सिलेक्शन कॉन्फरन्स जी होती नागपूरला, त्यावेळी पण मी या सगळ्यांना भेटलो. त्यावेळेची ललिता, त्यावेळेचा रोहित, त्यावेळेचा आनंद आणि आजचे हे जे काही मांडणी करत आहेत त्यांनी त्यांच्याबद्दलची, त्यांच्यामधल्या परिवर्तनाची खरंच काबिले तारीफ आहे. मला असं वाटतं की ते व्यक्तिमत्व घडण्यासाठीचं जे काही वातावरण तिथे त्यांना मिळालं, हे मी पूर्ण डिसिम तुमच्या निमित्ताने त्यांना आभार मानतो. कारण हे समाजाची गरज आहे. आपण ही लढाई जी निघलोय करायला, त्या लढाईमध्ये सगळ्यांना एकमेकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तेव्हाच कुठं असे खरे नेतृत्व घडू शकते असं मला वाटतं. त्यानिमित्ताने मी तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतोय की जे काही ज्यांना कोणाला असं वाटतं की बा मला माझ्या समाजामध्ये काहीतरी चुकीचं घडतंय आणि मला त्याविषयी काही काम करायला पाहिजे, तर मला या मोमेंटचा भाग व्हायला पाहिजे. ही जी मोमेंट आहे दिसून, ही जी चळवळ आहे, ही कुठल्याही धर्माची, कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संलग्नित नाहीये. कम्प्लिटली न्यूट्रल आहे. तुम्हाला तुमचे पूर्णपणे व्यक्ती स्वातंत्र्याची मुभा आहे. पण त्याचा सगळा नैतिक आधार असावा. तुम्ही जे काम करता आहे त्या कामामध्ये ती नैतिकता असावी, ती एक म्हणतो ना मोरल लीडरशिप, ती बिल्ड व्हावी, ज्यामध्ये सर्वांगीण गोष्टींचा विचार व्हावा. कारण जसं आता फकीरने म्हटलं की माझा दृष्टिकोन पहिल्यांदा काम करण्यासंदर्भातलाच एवढाच होता. मी कधी वास्तू अँगलला बघितलं नाही. किंवा रोहितने जशा पद्धतीने मांडले की दलितांकडे बघत असताना माझा दलित महिलांकडे बघण्याचा कधीच दृष्टिकोन बनला नव्हता. कुठंतरी ते दृष्टिकोन एक चांगला नेता म्हणून, एक चांगलं नेतृत्व म्हणून, ती कुठंतरी स्वतःचा जो वर्ल्ड व्ह्यू आहे, स्वतःची जे विचाराची व्यापकता आहे, ती बिल्ड करण्याची गरज आहे. आणि ते बिल्ड करण्यासाठी मला असं वाटतं की हे जे 15 महिन्याचं जे पूर्ण जर्नी आहे, ते आपल्याला खऱ्या अर्थाने मदत करते. मला असं वाटतं की शेवटचा एक मुद्दा मांडतोय. सगळीकडे अंधार झाला असतानाही, किंवा सगळीकडे मराठीत सांगतोय, सगळीकडे मोगलाई असतानाही स्वराज्याची ज्यांनी उम्मीद, स्वराज्याची ज्यांनी मुहूर्तमेढ रवण्याची जे स्वप्न बघितले, त्या लोकांनीच खरा इतिहास घडवला. मला असं वाटतं या निमित्तानं ज्यांना कोणाला असं वाटते की आता सध्या या समाजामध्ये मोगलाई आहे, त्यांनी या स्वराज्याच्या मुहूर्तमेढीसाठी या मोमेंटचा भाग व्हावा. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द इथे थांबवतो. थँक्यू. थैंक यू पंकज. आप दिसोम को एक्चुअली खुद ही ओन करते हो, ऐसा आपका पूरा इतना इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके आप ऐसे बात बोल सकते हो. बहुत बहुत धन्यवाद. आपके इस सफर में एक यात्री की तरह आप साथ में रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो अभी हमारे पास आधा घंटा और है, तो हम चाहेंगे कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है, अगर आपके कुछ सवाल हो या कुछ कमेंट हो, कुछ संदेह हो, डाउट हो मन में, तो जरूर पूछे. हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का रिस्पॉन्ड करने के लिए. किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा. Sir, we have questions from YouTube. Yeah. Does DISM have any stipend for students who are going to participate in it, or any unpaid? जी, तो It is इस प्रोग्राम में कोई फीस नहीं है. उसके अलावा एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, स्टे, फूड, ट्रैवल, इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, एंड वी गिव अ मंथली स्टाइपेंड. हम एक मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं. और ये एक अलग, इसमें भी एक प्रयोग है. अक्सर ऐसे फेलोशिप्स में एक फिक्स स्टाइपेंड दिया जाता है. जो फेलोशिप जो चलाते हैं, जो क्यूरेट करते हैं,
उन लोग तय करते हैं कि अच्छा हम इतना देंगे और सबको सेम मिलता है। हमने सोचा कि नहीं, हम हमारे फेलो से पूछेंगे कि उनको क्या गरज है, उनको क्या नीड है, क्योंकि हर एक की नीड अपनी अपनी अलग हो सकती है। किसी की कोई संपन्न परिवार से आएगा, उसकी कोई नीड नहीं हो सकती, और कोई बहुत ही आर्थिक चैलेंज परिवार से आएगा, उसको बहुत ज्यादा नीड होगी, या उनके कुछ कमिटमेंट्स होंगे जो हम कौन होते उसको जज करने के लिए। तो हमने सोचा कि हमें उनकी नीड के आधार पर हमें उनको स्टाइपेंड देना चाहिए। तो हमारे हर फेलो का स्टाइपेंड अलग है, सबके अलग अलग स्टाइपेंड्स है, और महीने महीने भी चेंज हो सकते हैं। अभी तक तो नहीं हुए, लेकिन वो भी हो सकता है फ्यूचर में कि हर महीने कोई एक महीने में मैं बोलूं कि मुझे इस महीने में ये चाहिए, अगले महीने में शायद मुझे कम या ज्यादा भी चाहिए होगा, तो ये भी हो सकता है। और ये हम पूरी तरह से ट्रस्ट पे, विश्वास पे आधारित है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर के लीडर्स विश्वसनीय भी बने और दूसरों पे विश्वास करना भी सीखे। और वो बोलने से नहीं होता है, वो प्रैक्टिस करने से होता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करने से होता है। तो हमें खुद वो विश्वसनीय भी बनना है और दूसरों पे विश्वास करना भी पड़ेगा, तब जाके फ्यूचर में हमारे वो कल्चर बनेगा। तो हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया है। आई होप दिस रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन। Yeah, thank you. And the second is, how many students get selected in fellowship? ओके, तो ये भी मैं जवाब लेता हूँ। दूसरे कोई सवाल हो गए तो मैं मेरे साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी रिस्पॉन्ड करें। बट हमारा ये सोच है कि हम हर बैच में हम 30 लोगों को चुनने का हमारा एक अपर लिमिट है। तो 30 में हम फिक्स नहीं है, 30 का 35 भी हो सकता है और 30 का 25 भी हो सकता है। और इस बैच में हमारे 19 लोग हैं, लेकिन 25 से 35 का जो रेंज है उसमें हम लोग उतने नंबर्स को चुनेंगे। ज्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे आपने अभी सुना होगा, ये बहुत ही इंटेंस कार्यक्रम है, इंटेंस प्रोग्राम है, और इसमें इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस होता है, सेल्फ पे ज्यादा फोकस होता है। तो बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे तो वो डाइल्यूट हो जाता है काम। और हम ये सोचते भी है कि कभी कभी एक या दो या चंद व्यक्ति ही काफी होते हैं, अगर वो परिवर्तित होते हैं ना, वो समाज के ऊपर और देश और दुनिया पे भारी होने के लिए काफी होते हैं। तो उसमें हमको ज्यादा नंबर्स की गरज नहीं है, बट सही परिवर्तित लोग चाहिए। जी, थैंक यू। Thank you, sir. Third question is, do we get any placement assistant? तो ये मैं चाहूंगा कि रोहित या आनंद कुछ बात करे इस पे, या ललिता, फकीर। Go ahead. Yeah, Rohit, please go ahead. प्लेसमेंट असिस्टेंट मतलब यही ना कि कोई जैसे कोई किसी जगह पे लगा देना, वैसा कुछ वही बोल रहे हैं ना? हाँ तो वैसे तो पता नहीं मुझे वैसा कुछ है तो, बट हम लोग पूरा भारत जर्नी की, पूरा भारत भर जो गए हैं, अभी तक 7 स्टेट्स में गए हैं। तो उन स्टेट्स में हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिले हैं, बहुत सारे लोगों को मिले हैं। तो वो लोग हमको गाइडेंस करने के लिए खड़े हैं कि कहीं फंस जाते हैं तो वहां हमको गाइडेंस मिलता है। उन ऑर्गेनाइजेशन से हमारे ड्रीम मिशन में जो असर पड़ता है कि अगर हम कास्ट रिलेटेड लोगों को, कास्ट रिलेटेड अगर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं तो वहां वो कांटेक्ट हमको मिले हैं। तो उस तरीके से हम उन ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हैं। बट अभी असिस्टेंस का तो मतलब मैं नहीं बोल सकता कि है कुछ, बट एक चीज हमारे इसमें है, ये जर्नी हो जाने के बाद हमको एक म्हणजे एक पाठीराखा भेटणार है। एक पाठीराखा मिलेगा जो हमको गाइड करेगा, जो गाइड रहेगा हमारा। कहीं पे कुछ भी रुकावट आती है, कुछ भी होता है, तो हमारे साथ लाइफ टाइम चलेगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ। अगर कुछ और है तो वीरेंद्र सर आप ऐड कर सकते हैं। आनंद कुछ और ऐड करना चाहोगे? पंकज आप कुछ बोलना चाहोगे? मुझे लगता है शायद वो सवाल इस तरह से आया होगा कि जिसमें क्या इस प्रोग्राम के बाद कुछ प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंस हो सकता है क्या? या करेक्ट।
तो मुझे भी वैसे ही लगा कि ये, और मेरा जवाब ये होगा कि ये प्रोग्राम जो है वो नौकरी ढूंढने वालों के लिए नहीं है। इसमें जो भी फेलोज आए हैं, कई लोग नौकरी छोड़ कर आए हैं, अपनी पढ़ाई आधी छोड़ कर आए हैं, नौकरियां छोड़ कर आए हैं, वो वापस जाके नौकरी नहीं करने वाले हैं। वो तो मतलब बोल रहा हूं ना, हम लोग के पागलों की जमात है ये। हाँ, तो उन लोग तो जो रास्ते पे चलने वाले हैं वो रास्ता अपने आप खुलता रहेगा। काफका ने कहा है, फ्रांस काफका एक बहुत बड़े विजनरी थे, उन्होंने कहा कि रोड्स आर मेड बाय वॉकिंग, चलने से ही रास्ते निर्माण होते हैं। आप पहला कदम तो लीजिए और फिर देखो आगे आगे रास्ते खुलते जाते हैं। हाँ, तो जंगल में चलते 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 पगडंडियां बनती रहती है। तो ये लोग कोई नौकरी करने वाले में से नहीं है, ये सिस्टम को हिलाने वाले लोग हैं, नया निर्माण करने वाले हैं, पथ प्रदर्शक टाइप ऑफ लोग हैं। ये नौकरी क्या करेंगे, तो दूसरे को नौकरी दिलवाएंगे, ऐसे टाइप के लोग बनेंगे। तो ये प्लेसमेंट वाला, जो प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं, जो जॉब के लिए आ रहे हैं, तो ये गलत जगह है। जो करियर के लिए आ रहे हैं वो गलत जगह है। ये सेवा के लिए आ रहे हैं, ये समाज के लिए आ रहे हैं, ये देश के लिए, ये दुनिया के लिए आ रहे हैं, ये दिसोम के लिए आ रहे हैं। हमारा दिसोम का मतलब ही ये है, हमने बोलना भूल गए। दिसोम एक आदिवासी शब्द है, झारखंड का, संथाली हो मुंडारी भाषा में से। उसका मतलब ही है वो जगह जहां पर हमारी आत्मा बसती हो, जहां पर हमारी रूह बसती हो, तो चाहे हमारा छोटा गांव ही क्यों ना हो, चाहे पूरी धरती क्यों ना हो। तो पूरा दिसोम मतलब मेरी नजर अगर व्यापक मैं उसको करूं तो पूरी धरती मेरा दिसोम हो सकती है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, तो ये जॉब वाले लोग नहीं है। आई होप दैट इज क्वाइट क्लियर। जी, यहाँ पर Thank you, sir. उदयभान जी कुछ पूछना चाह रहे, प्लीज गो अहेड। ब्रेन, हेलो जी बोलिए। बीरेन वाशिम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, टाटा जी स्टॉप टीएसएस से हूँ। पंकज काफी मेरा दोस्त रहा है, रूममेट रहा है, और आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। पंकज ने बहुत बताया आपके बारे में, और ऐसी मुलाकात होगी ये सोचा नहीं था वेबिनार के थ्रू। ऐसा मतलब अगर फेस टू फेस और फिजिकली ये होता तो और काफी मजा आ जाता है इसमें। जी, तो पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं शॉर्ट में। मेरा पूरा नाम जो है उदयभान धर्माजी लांडगे, महाराष्ट्र से हूँ, वाशिम डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। और मेरा जो एजुकेशन है वो एमएससी एग्रीकल्चर है। उसके बाद एमए किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, मुंबई से, लाइवलीहुड में। उसके बाद सिक्किम में जॉब किया था मैंने फेलो करके नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में। 2-2.5 साल जॉब किया, फिर रिजाइन किया। जॉब रिजाइन करके यहाँ पे मैंने फार्मर्स के लिए काम स्टार्ट किया था, क्योंकि पंकज और मैं जब क्लास में था तो उस पे ही हमारी बातचीत चलती थी ज्यादातर। और वो भी बैकग्राउंड वही फैमिली और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, और मेरा एजुकेशन भी उसमें था, तो मुझे भी उसमें काम करना था। तो जॉब वॉब छोड़ के सीधे घर पर आके बैठ गए। जी, आपकी आवाज चली गई। उदयभान, आपकी आवाज नहीं आ तो रही। गाँव के लोग क्या बोलते, तो कहाँ तक मतलब हाँ, तो आ रही है अभी। हाँ, अभी आ रही है। आपने बोला कि आप जॉब छोड़ के फिर फार्मर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड तो भी फिर था और शिक्षा भी थी। यहाँ पे आने के बाद मैंने फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की थी। 1-2 साल अच्छे चले, लेकिन गांव मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो काफी लिमिटेड रहा। मैंने अपने गांव के लिए ही स्टार्ट किया था वो, उससे मैं आगे लेके नहीं जा पाया, क्योंकि कुछ फिर बीच में गांव का इलेक्शन आ गया था, उसमें मैं खड़ा रहा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, तो मैं चुन के आ गए। फिर कुछ लोग जो सोसाइटी में थे वो अपोज में चले गए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो स्टॉप हो गया वो प्रोसेस। लेकिन फार्मर्स के साथ काम करना अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है। और फिर ये तो रहा मेरे बारे में। फिर मेरी जो बीवी है वो झेडपी प्रेसिडेंट रही है कांग्रेस की तरफ से। जी, तो और अभी प्लान है कि 24 में जो आने वाला विधानसभा है उसमें कंटेस्ट करना है उसको। हमारी जो असेंबली है वासिम मंगरूपीर, वो एससी के लिए रिजर्व है, और पंकज के साथ उसके बारे में ज्यादातर डिस्कस करता रहता हूँ। तो बहुत बढ़िया। सोच रहा था तो कि मुझे
हाँ बोलिए। कोहर्ट मुझे जो चाहिए था वो कोहर्ट अभी तक नहीं मिला। मैंने इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में अप्लाई किया था, इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन लास्ट पता नहीं क्या हुआ था, वो बोल रहे थे कि आपके रीजन से ज्यादा लोग हो गए। जी, आपकी आवाज फिर चली गई उदयभान। आई थिंक उदयभान का आवाज चला गया, बट आई होप अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आई होप के आप या आपकी मैं साथ बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकता शब्दों में, मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा हस्ती और सब काफी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। येड़े लोग है, पागल पागल पूरे। या थैंक यू। और आपको इनविटेशन है, आप, आपकी वाइफ, और चूंकि आप इस क्षेत्र में हो, जिला परिषद में, और आप कंटेस्ट भी करना चाह रहे हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आपके एरिया में आपके नेटवर्क में ऐसे कई युवा होंगे जो आपको लगता होगा ऐसे प्रोग्राम में आने चाहिए। जरूर उनको मोटिवेट करिए। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो और आप उनको भी मोटिवेट कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। हाँ, मैं थैंक यू सोच वेरी ही मच। रहा था क्योंकि लास्ट टाइम मेरे से मिस हो गया, पंकज ने बताया था मुझे, तो इस बार सोच रहा हूँ कि अप्लाई करूँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी 24 आपका शायद 15 मंथ का प्रोग्राम है जी और फुल रेसिडेंशियल है शायद। जी बिल्कुल। तो आई होप यू कैन तो अप्लाई। मुझे ऐसा प्रोग्राम चाहिए था कि और दोनों भी में हो, जो आपसे फील्ड में अप्लाई कर सकूं, मेरे कांटेक्ट बढ़ा सकूं। क्योंकि अगर मैं फुल टाइम उधर चला गया तो फिर इधर से पूरा खत्म हो जाऊंगा मैं 1.5 साल में। अभी ये तो अभी 22 स्टार्ट हुआ है। जी, तो मैं एक एक सुझाव है आपके कंसिडरेशन के लिए। मुझे लगता है कि लीडर वही होता है जो अ, उसकी एब्सेंस में अगर वो लीडर है तो फिर वो वाकई में ट्रू लीडर है। जो अपनी गैर मौजूदगी में अपना प्रेजेंस वो दिखा सकता है तो वो सही मायने में लीडर है। वहां मौजूद होकर तो हर वहां मौजूद होकर तो हर कोई लीडर बन सकता है, लेकिन डेफिनेटली। मेरी गैर मौजूदगी में हाँ, मेरा कितना मौजूदगी है वही मेरा लीडरशिप है ना। और दूसरी हाँ, बात, आपका खुद का कुछ कंपल्शंस होंगे या खुद के कुछ एस्पिरेशंस होंगे कि 2024 में ही लड़ना है, लेकिन उस पे भी मैं बोलना बिल्कुल। चाहूंगा कि हमारा जो जीवन हाँ, होता है वो 100 मीटर की रेस नहीं है कि मुझे अगला इलेक्शन बिल्कुल। लड़ना है और अगले इलेक्शन में मुझे पार करना है। ये चीज लंबी ये लंबी रेस का काम है। और शायद हम अपने लाइफ टाइम में इसको हम परिवर्तन देखना चाहते हैं समाज में, जो व्यवस्था में चेंज लाना चाहते हैं, शायद हमारे लाइफ टाइम में ना दिखाई दे, लेकिन उसका बीज तो हमको बोना होगा और उसके लिए तो हमको कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। बिना सैक्रिफाइस का कुछ नहीं होता है। आपको तो चूंकि आप यस। महाराष्ट्र के हो, गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्होंने गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे इंडिया, तो गांधी जी कूदने वाले थे फ्रीडम स्ट्रगल में। गोखले ने गांधी को बोला कि नहीं, पहले आप इंडिया को पूरा घूमिए, भारत को समझिए। उसके 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, जो भी लगे, पहले समझिए, उसके बाद ही एंटर कीजिए। और उसके बाद जो एंटर, तो गांधी जी ने आम आदमी के जीवन से जुड़ी चीजों को पकड़ा। वो ब्रेन आवाज। कटलरी में चाय नहीं पिए उन्होंने बंगलों में बैठकर, उन्होंने आम आदमी के जीवन के मुद्दों को पकड़ा, चाहे वो नमक हो, चाहे वो खादी हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों को जोड़ा उन्होंने। तो ये लंबे टाइम का काम है, वो एक अगले इलेक्शन तक का हमारा सोच नहीं होना चाहिए। ये मेरी ओर से आपको सोचने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, डेफिनेटली है, बात थैंक आपकी यू। बिल्कुल सही है। जी हाँ जी हाँ जी, हाँ। या प्लीज थिंक अबाउट इट। और किसी को कोई सवाल हो तो जरूर पूछे, नहीं तो हम लोग अगले 10 मिनट में वी कैन स्टॉप। एक क्वेश्चन मेरे को चैट बॉक्स पे आया कि ये कितने एप्लीकेशन का जो विंडो है कब तक है। तो हमारा एप्लीकेशन प्रक्रिया 26 जनवरी से शुरू हो गया है और 31 मार्च तक हम एप्लीकेशन स्वीकार करेंगे, 2 महीने है। और जैसे हमारे साथी श्री ने कहा कि आप इसमें समय लीजिए, ये जनरल नॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जो आप 2-3 घंटे में भर सकते हो। अगर आपको सही तरीके से भरना है तो कुछ दिन लगेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। हमारे रोहित जगताप ने कुछ हफ्ते लिए थे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो
तो इसीलिए हड़बड़ी में एप्लीकेशन मत भरिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन चाहे आप सिलेक्ट हो या ना हो, आपको महसूस होगा ये एप्लीकेशन भरते भरते आपको मजा आएगा, आपको अपने बारे में और जानकारी मिलेगी और आपको लगेगा अरे ये तो मैंने इतनी मेरे लाइफ में सोचा ही नहीं अपने बारे में। तो ये इट इज वैल्यू एडिंग। हमारी एक कोशिश है कि हर स्टेज पे आपके लिए वैल्यू एडिशन हो, चाहे आप सिलेक्ट हो या ना हो दूर की बात है, आप डिसोम से जुड़े और आपको हर स्टेज पे कुछ ना कुछ मजा आए। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और किसी को कुछ सवाल अगर पूछना हो तो। सर दिस इज प्रतीक्षा। जी मेरा सवाल है कि सर जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म गोल बताया कि हम किस मिशन से काम कर रहे हैं, तो विल देयर बी एनी कलेक्टिव एक्शन ऑफ द होल cohorts we are having, like down the line 5 years or 10 years maybe? जी What is the thought, like can you just share? जी तो प्रतीक्षा आपने भी ये सवाल पूछा और एक सवाल चैट पे आया है कि कोई परमानेंट रेजिडेंस है क्या फेलोज का। तो पहले तो मैं वो सवाल, क्योंकि शॉर्ट है वो, तो मैं जवाब दे देता हूँ। हमारा कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, क्योंकि हमारा नाम ही है दिसोम। हम पूरी दुनिया हमारी है, पूरा देश हमारा है, हम क्यों एक जगह पे खूंटा डाल के हम बैठ जाए। हम पूरा ऐसे एक ट्रैवलिंग कैरावान की तरह हम लोग घूमते रहते हैं, नोमैडिक एग्जिस्टेंस है हमारा, खाना बदोशी में हम लोग जी रहे। तो कुछ महीने इधर कुछ महीने उधर, और उस बहाने हम हमारा जो आउटलुक है, हमारा एक्सपोजर है, हमारा जो विजन है वो ज्यादा रिच होता है, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं, अलग अलग लोगों को मिल रहे, जो चीज चली है, जो चीज फेल हुई है, सबको देखते हैं। एक जगह पे स्थिर हो जाते तो हम वहीं पे फंस जाते। तो हमारा कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। बहुत सारे संस्थाओं के साथ हम लोग का एक पार्टनरशिप है, हम लोग का एक अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग उनके कैंपसेस यूज करते हैं। और ये हम और एक सोचे कि पर्यावरण पे भी हमारा एक फुटप्रिंट कम होना चाहिए। ऑलरेडी इतने सारे कैंपसेस, इतने सारी संस्थाएं बनी हुई है जिसका यूटिलाइजेशन कम है, तो क्यों ना हम उसको यूटिलाइज करें, क्यों हम अपना अलग नया कैंपस बनाए। तो ये आपके सवाल का जवाब है। रही बात 5 साल 10 साल बाद क्या कोई कलेक्टिव एक्शन हो सकता है, बेशक हो सकता है। क्या हम करवाएंगे? नहीं। जैसे पंकज ने भी कहा कि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपना एक स्वतंत्रता है, अपनी एक आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए, अपना धर्म फॉलो करने के लिए, अपना खुद का अप्रोच फॉलो करने के लिए। अगर हमारे कुछ फेलोज मिलकर कल उठ के साथ में कलेक्टिवली एक नई पॉलिटिकल पार्टी शुरू करना चाहे तो वो कर सकते हैं। हमारे कुछ फेलोज का ऐसा एक सोच भी था और उन्होंने पार्टी का नाम भी सोचा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है, या साथ मिलके कुछ एक मूवमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो हम मैंडेट नहीं करेंगे, हम डिक्टेट नहीं करना चाहे। जहां हम डिक्टेट करना शुरू कर दिए फिर तो हम हमारी आइडियोलॉजी हमारे फेलोज पे थोपना शुरू कर देंगे, जो हम नहीं करना चाहते। हर फेलो अपनी स्वतंत्र सोच और अप्रोच से काम करे। उसमें अगर जब कभी उनको हमारी सहायता की जरूरत होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हम उनके सफर में को ट्रैवलर्स की तरह हम साथ में चलते रहेंगे। लेकिन वो रास्ता उनका होगा, हम उनके को ट्रैवलर्स जरूर होंगे, लेकिन रास्ता उनका होगा। आई होप प्रतीक्षा वो आपका रिस्पॉन्स, आपका सवाल का जवाब मिला होगा। यस सर, यस। पंकज कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक चीज ऐड करना चाहता हूँ प्रतीक्षा के सवाल से लेकर। इसीलिए पूरे ये जो 15 महीने का जो जर्नी है उसमें केवल किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज के ही लोगों से मिलवाया नहीं जाता है। आप मोहन भागवत से भी मिल पाएंगे, आप जयराम रमेश से भी मिलेंगे, आप राहुल गांधी से भी मिलेंगे, आप शरद पवार से भी मिलेंगे और आप ममता बनर्जी से भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक विचारधारा के लोगों से ही आप मिलेंगे। आपको उनमें क्या क्या अच्छा है वो पिक कर लो। उस विचारधारा में क्या अच्छे, हर विचारधारा में कुछ अच्छे चीजें हैं, कुछ आउटडेटेड चीजें हो गई हैं। हमें क्या उसमें से अच्छा लेना है, वो ये उसके लिए का वो ये मंच है मुझे लगता है। इसलिए डिसुम अपने लेवल पे ये नहीं बोलेगा कि आप एक पार्टी बनाओ या इस विचारधारा से आप आगे जाओ। वो सब जन अपने अपने लेवल पे रास्ते पे जो जो उन्होंने पिक किया है वो लेके अपना जर्नी आगे का शुरू करेंगे। या
थँक्यू. थैंक यू पंकज. और एक और सवाल किसी आया के है. सवाल है? जी, और एक सवाल आया है, व्हाट इज द जेंडर रेशियो ऑफ दिस प्रोग्राम. तो हम चाहेंगे कि कम से कम 50% हमारे फेलोज विमेन हो. हमारे पहले बैच का हम बता देते हैं, 19 फेलोज में से 13 मेन, 5 विमेन और 1 नॉन बाइनरी जो LGBTQI कम्युनिटी से आते हैं. तो ऐसे हमारा जेंडर कॉम्पोजिशन है. हम चाहेंगे कि ये और सुधरे. हमारे जो कोर टीम है उसमें रेशियो उल्टा है, ज्यादा विमेन है और कम मेन है हमारे कोर टीम में. हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में 8 हमारे ओरिजिनल बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स थे, उसमें 4 विमेन और 4 मेन थे. कमला भसीन जी जिनका स्वर्गवास हो गया, तो वो भी हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में थी. मल्लिका साराभाई भी हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में है. तो काफी स्ट्रॉन्ग विमेन हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में भी है. और हम चाहेंगे कि हर बैच में LGBTQI कम्युनिटी से भी लोग अप्लाई करें, एंड वी होप कि उसमें से कोई ना कोई सिलेक्ट होकर भी आए. हमारा कोई रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि समाज के अलग अलग तबके से और देश के अलग अलग प्रांतों से लोग आए, क्योंकि जो एक दूसरे से हमको सीखने को मिलता है वो किसी रिसोर्स पर्सन से या किसी भी लोकेशन से हमको सीखने को नहीं मिलेगा. जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर सीख सकते हैं, वो इनकम्पैरेबल है दैट लर्निंग. जी. किसी के और सवाल है कोई? अदरवाइज हम यहाँ पे रुक सकते हैं. सो ओके. जब मैंने पहली बार पोस्टर देखा तो मैं भी काफी पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को लेकर काफी क्यूरियस थी, इस प्रोग्राम को लेकर का स्पेशली. तो मैंने भी खुद से महसूस किया कि एक लीडरशिप हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी पोटेंशियल रिक्वायर करती है. और अभी मतलब ललिता दीदी, रोहित, आनंद और पंकज भैया और आपसे भी सर, बीरेंद्र सर, तो मैंने ये महसूस किया कि ये प्रोग्राम काफी इंटरडिसिप्लिनरी है और इसका जो एक्सपोजर है जो काफी इनलाइटेड किया मुझे. और ये प्रोग्राम मुझे काफी अच्छा लगा. वो पोटेंशियल मुझे दिखता है जो एक लीडरशिप रिक्वायर करती है इस एक्सपोजर में. सो आई हार्टली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये सेशन काफी प्रोडक्टिव किया और जिनके सारे सवालों के भी सभी को जवाब मिल गए हैं. और आपकी जर्नी, फेलोज की जर्नी सुन के मुझे भी काफी अच्छा लगा. और इसमें से काफी लोग भी हैं जो इंटरेस्टेड है, जिन्होंने आज यहाँ पे ज्वाइन किया है, यूट्यूब पे भी लाइव ज्वाइन किया है. सो मैंने मेरा चैट बॉक्स में नंबर और डिटेल्स डाली है. सो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए या एप्लीकेशन रिलेटेड. सो हम और अगर कुछ इंटरेस्टेड है जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं फेलोज के साथ यहाँ पे. सो एकलव्य की ओर से और मेरी ओर से भी थैंक यू सो मच ये सेशन के लिए. थैंक यू. थैंक्स अ बिग थैंक यू टू एकलव्य फॉर ऐसा हमको एक मौका प्रदान करने के लिए. और पंकज को भी थैंक्स, उन्होंने बहुत हेल्प किया इस प्रोग्राम के लिए. थैंक यू. एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बड़ा थैंक यू. एंड आई होप कि बहुत लोग अप्लाई करें. लेट्स मेक इट अ मूवमेंट, एक मुहिम बनाए इसको. यस, डेफिनेटली. लेट्स मेक अ मूवमेंट ऑफ ड्रीमर्स. जैसे रोहित ने कहा ना, ये ड्रीमर्स का एक प्लेटफॉर्म है. तो एक पाकिस्तान, एंड में मैं बोलना चाहूंगा, ड्रीमर्स की बात की ना, तो पाकिस्तान के एक बड़े पोएट है पीरजादा कासिम, उन्होंने कहा कि मैं उसको जिंदा में क्या शुमार करूं, मैं उसको जिंदा में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं. वो जिंदा कहाँ है, वो सोचता भी नहीं है, ख्वाब भी नहीं देखता. वो जिंदों में उसको इंक्लूड ही नहीं कर सकते हम. वी हैव टू ड्रीम, है ना. थैंक यू. लेट्स कीप ड्रीमिंग. Yes. Thank you everybody. Thanks to all participants and team. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.